टूटा हुआ तारा किस नंबर 36। हमाद आप दोनों के दरमियान कैसे आ गया था? मुस्तफ़ा पूछ रहा था और अना को लग रहा था कि जैसे शिद्दत गम से बस उसका दिल फटने को है। वो दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाकर शिद्दत से रोई तो मुस्तफ़ा ने नहायत तरहम अमेज़ निगाहों से उसे देखा। अना, मुस्तफ़ा ने दोबारा पुकारा तो अना ने सर उठाकर देखा। इससे पहले कि मुस्तफ़ा कोई सवाल करता उसका मोबाइल बजने लगा था। मुस्तफ़ा कहाँ हो? कॉल रिसीव करते मुस्तफ़ा को एहसन की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। क्यों खैरियत? एक नज़र होती आंसू साफ करती अना पर डालकर वो दूसरी तरफ मुतवज्जो हुआ था। वलीद की कंडीशन में कुछ चेंज आया। डॉक्टर्स और नर्स कमरे में हैं, हमें कमरे से बाहर निकाल दिया है। दूसरी तरफ से मिलने वाली इत्तला ऐसी थी कि मुस्तफ़ा का दिल एकदम सिकुड़ कर फैला था। मैं अभी आया। उसने फ़ौरन कॉल बंद की और अना को देखा जिसके चेहरे पर मुस्तफ़ा की परेशान सूरत देखकर घबराहट पैदा हो गई थी। क्या हुआ? वलीद की तबीयत ठीक नहीं, जल्दी चलो। अना को लगा कि जैसे किसी ने उसकी समात पर धमाका कर दिया। मुस्तफ़ा तेज़ी से ऊपर की तरफ भागा और अना मुँह पर हाथ रख के वहीं साकित रह गई थी। उसे लग रहा था कि जैसे उसके जिस्म से अभी जान निकलने वाली है। उसका जिस्म कांप रहा था और हाथ पाँव बिल्कुल ठंडे हो गए थे। उसने लर्ज़ते हाथों से खुद को गिरने से बचाने के लिए बेइख्तियार दीवार का सहारा लिया था। सिकंदर को असल ज़िंदगी का अंदाज़ा पाकिस्तान आकर हुआ था। लोगों का मिजाज, उनका रवैया, बातें सिकंदर को एक अलग ही दुनिया के लोग लगे थे। उसके मामले में इंतहाई तुंद मिजाज और तंग नज़र। हर एक की ज़बान पर एक ही बात होती थी कि वो सुभान अहमद का लपालक बेटा है। वो सब लोग सुभान अहमद की जायदाद पर नज़र रखे हुए थे। ऐसे में उन्हें सुभान अहमद मुतमनी कैसे भा सकता था? सिकंदर परेशान हो गया था। वो ना ऐसे लोगों का आदी था और ना ही ऐसे रवैयों का। ये सब लोग चाहते थे कि हम उनके बच्चों में से किसी को अडॉप्ट कर लेते, लेकिन हयात अली से ऐसी दोस्ती थी कि हमने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया और उनको बस यही बात तुमसे बदजन कर देती है। तुम दिल छोटा मत करो, ये सब लालची लोग हैं, इन्हें हमसे कोई गर्ज नहीं, बस हमारी जायदाद से वास्ता है। एक दिन वो किसी चचा के रवैये की वजह से सख्त परेशान था तो हाजरा ने मोहब्बत से समझाया था और फिर उस दिन के बाद उसने भी समझ लिया था कि ये रिश्ते, ये नाते उसके हकीकी नहीं। उसने बहुत पुरवकार ज़िंदगी गुजारी थी। ज़िंदगी में पहली बार लहपालक होने का ताना सुना तो उसे अपने हकीकी बाप से भी शिकायत पैदा हो गई थी। सुभान और हाजरा दोनों में से किसी ने भी उसके माजी के मुतल्लिक उससे कुछ भी नहीं छुपाया था। हर बात दिल में थी, लेकिन उसे पाकिस्तान आकर ज़िंदगी में पहली बार एहसास हुआ था कि वो अपने असल से जुदा होकर कुछ भी नहीं। अभी उसे पाकिस्तान आए हुए 2 माह ही हुए थे जब कहीं से उसे ढूंढती एक लड़की चली आई थी। हाजरा से उसने अपना तारुफ महरुनिसा की बेटी अफशा कहकर करवाया था। मुझे पहचाना तुमने? उसने सिकंदर को मुस्कुराकर देखते पूछा तो सिकंदर ने हाँ में सर हिलाया था। मेरी खाला महरुनिसा की बेटी हो तुम। अम्मी ने तुम्हारा तारुफ करवा रखा है। शुक्र है, वरना मैं तो समझी थी कि अमेरिका में रहने वाला कज़न कहाँ मुझे याद रखेगा। अफशा एक सादा मिजाज वाली, बहुत जल्द घुल मिल जाने वाली लड़की थी। सिकंदर उसकी बात पर महज मुस्कुराया था। तुम दोनों बैठकर बात करो, मैं चाय और कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। हाजरा कहकर उठ गई थी। वो दोनों बातों में लग गए थे। अफशा ने ही उसे बताया था कि वालदा की वफ़ात के बाद उसका बाप बाहर सेटल हो गया था और उसे अपनी बेवा बहन सफ़िया पुप्पो के पास छोड़ दिया था। उसके बाप ने वहाँ बाहर के मुल्क में किसी अंग्रेज़ औरत से शादी कर ली थी, लेकिन कसरत से सिगरेट नोशी के सबब वो फिर कुछ साल ही जी पाया और 2 साल पहले ही उसकी पुप्पो का भी इंतकाल हो गया था। आजकल वो पुप्पो के घर में ही एक बेसहारा औरत के साथ रह रही थी जिन्हें वो खाला भी कहती थी, और उनका चंद साल का बेटा भी था। अफशा ने मास्टर किया था। ज़िंदगी के बारे में उसकी अप्रोच बहुत ही प्रैक्टिकल थी। सिकंदर को अफशा से मिलकर बहुत अच्छा लगा था। तुम्हें पता है, मैं पिछले कई सालों से यहाँ के चक्कर लगाती रही हूँ। मेरी अम्मी का कहना था कि तुमसे रब्ता रखूँ, कभी भी तुम पाकिस्तान आओ तो तुमसे ज़रूर मिलो, लेकिन तुम्हारे ये ददयाली रिश्तेदार बहुत ही करप्ट लोग हैं। जब भी आई हूँ बहुत कुछ सुनाकर वापस भेज दिया। अफशा उसे बता रही थी और सिकंदर अहमद को अजहद अफसोस ने आ लिया था। वैसे कब तक हो तुम लोग यहाँ? हाजरा चाय लेकर आई थी। चाय पीकर उसने सिकंदर से पूछा था। इसके बाबा की जॉब ख़त्म हो गई है, बाहर से अब हमारा यहीं सेटल होने का इरादा है। अगर सिकंदर का दिल चाहा तो वो अमेरिका चला जाएगा, वहाँ कुछ दुकानें और एक घर है, हाजरा ने बताया। अफशा ने सर हिला दिया। तुम चक्कर लगाना किसी दिन हमारी तरफ, एड्रेस समझा देती हूँ। अंकल और आंटी जी को भी साथ लाना, अफशा ने कहा तो सिकंदर ने सर हिलाया। ज़िंदगी वापस अपनी डगर पर आ गई थी। वो हाजरा के साथ 1-2 बार अफशा के यहाँ जा चुका था। वो उस दिन भी अकेला आया तो वहाँ कुछ मेहमान मौजूद थे, वो बाहर ही रुक गया था। अरे सिकंदर आओ ना, रुक क्यों गए? अफशा उसे देख चहकती और उसे अंदर ले आई। ये पुरानी तर्ज का डबल स्टोरी घर था जिसके 3 कमरे नीचे थे और 2-3 ऊपर। घर की हालत से मकीनों की माली हालत का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था। बाप और पुप्पी की मौत के बाद अफशा खुद ही उस सारे घर का निज़ाम चला रही थी। ये सिकंदर है, मैंने बताया था ना कि मेरी खाला का एक बेटा भी है। ये लोग अमेरिका में थे, हाल ही में पाकिस्तान शिफ्ट हुए हैं।
अफशा ने वहाँ मौजूद 2 लड़कों और 1 लड़की से उसका तारुफ करवाया। वो लोग गर्मजोशी से सिकंदर से मिले थे। सिकंदर, ये सुबोही और ज़िया हैं, पुप्पो के देवर के बच्चे, और ये वकार है, सुबोही का शौहर। तारुफ मुकम्मल था। वो लोग बहुत दोस्ताना मिजाज रखते थे। सिकंदर बहुत जल्द उन सबके साथ घुल मिल गया था। अफशा ने बताया कि ज़िया आजकल बाहर जाने के चक्कर में है। सिकंदर उससे उसके आइंदा प्लान के बारे में बात करता रहा और उसे अपनी समझ बूझ के मुताबिक अच्छे मशवरों से भी नवाजता रहा था। सुबोही और वकार की शादी को अभी चंद माह ही हुए थे। ये लोग भी माली लिहाज से कुछ इतने मजबूत ना थे। ज़िया के वालिदैन भी इंतकाल कर चुके थे। वकार ज़िया का दोस्त था, वालिदैन का इकलौता बेटा था। बाप मर चुका था और माँ जिंदा थी। और उस रात वो अफशा के यहाँ एक भरपूर दिन गुजारकर जब घर वापस जा रहा था तो उसके वहमो गुमान में भी ना था कि एक बहुत बड़ा हादसा उसका मुंतज़िर था। ऐसा हादसा जिसने उसकी ज़िंदगी का महवर ही बदल दिया था। वो ऊपर आई तो आईसीयू के सामने सभी मौजूद थे। जबकि मुस्तफ़ा रूम के अंदर था, वो एहसन की तरफ बढ़ी, जो वकार साहब के कंधे पर हाथ रखे उन्हें दिलासा दे रहा था कि क्या हुआ। उसकी आंखों में अजीब सा खौफ था। वकार साहब ने फ़ौरन सर उठाकर देखा। जर्द रंग, रोती मुतर्रम आंखें और कपकपाते लब। क्या जीतने वाले भी ऐसे होते हैं? कुछ नहीं, मुस्तफ़ा अंदर गया। डॉक्टर्स अभी हमें कुछ भी नहीं बता रहे, ऐसा ने जब से कहा और फिर बाप का कंधा दबाकर आगे बढ़ गया। वकार साहब ने फिर गुमसुम सर झुकाए खड़ी बेटी को देखा। जब भी मुस्तफ़ा दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से उनकी तरफ आया तो एहसन भी फ़ौरन उसकी तरफ लपका था। क्या हुआ? एहसन की आवाज़ में एक खौफ था। मुस्तफ़ा ने गहरा सांस लेते मुस्कुराने की कोशिश की थी। वलीद को होश आ गया। उसने कहते हुए अना को बतौर ख़ास देखा, जिसके जर्द चेहरे पर बेयकीनी सी थी। लेकिन अभी उसकी कंडीशन ऐसी है कि मुसलसल ऑब्जर्वेशन में रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स अभी मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ से मुतमईन नहीं है। मुस्तफ़ा के अल्फाज ने तीनों नफूस के वजूद से जैसे खून निचोड़ लिया था। बहरहाल अल्लाह का बड़ा करम है कि होश तो आ गया। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। आप लोग परेशान मत हो। सबके चेहरों पर दोबारा तारीकी चाय देखकर मुस्तफ़ा ने हौसला दिया। अना एक गहरा सांस लेते खामोशी से वहाँ से हट गई थी। वो सुबह के कमरे में आई, जो मेडिसिन लेकर नींद में थी। वो उनके पास कुर्सी पर बैठकर दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर एकदम सिसक उठी थी। उसने वलीद के होश में आ जाने की बहुत सी दुआएं मांगी थी, बहुत सी मन्नतें मानी थी। लेकिन अब जब के होश आया भी तो एक खौफ में लिपटा हुआ डर भी दिल को लग गया था। जो वक्त गुजर रहा था उसको लग रहा था कि उसका वजूद बिल्कुल साकित और बेजान होता जा रहा है। रोशी ज़िया साहब के साथ अस्पताल आई तो वलीद के होश में आने की खबर उसकी मुंतज़िर थी। डॉक्टर्स उसकी तरफ से काफ़ी पुरुमीद थे, लेकिन अभी किसी को भी वलीद से मिलने की इजाज़त ना थी। वो सुबोही के कमरे में आई तो कमरे के एक कोने में जानमाज पर बैठी शिद्दत से बिलखती अना को देखकर रुक गई थी। पिछले कई दिनों से घर वालों के साथ अना का जो रवैया था, अगर वो देखा जाए तो उस वक्त अना का रवैया उलझाने के लिए काफ़ी था। वो खामोशी से टिफ़िन साइड टेबल पर रखकर एक तरफ बैठ गई। कुछ देर बाद अना हाथ मुंह पर फेर कर उठी तो रोशी को देखकर रुक गई थी। तुम कब आई? अना ने पूछा तो रोशी ने उसके चेहरे से निगाहें हटा ली थी। कुछ देर पहले। वली भाई को होश आ गया, रोशी ने बताया तो उन्होंने सर हिलाया। लेकिन डॉक्टर्स अभी मिलने या देखने की इजाज़त नहीं दे रहे। कह रहे थे कि कल रूम में शिफ्ट कर देंगे तो फिर मिलने देंगे, रोशी ने बताया तो अना के चेहरे पर एकदम खुशी के तासुरात पैदा हो गए थे। वो जब से रूम में आई थी फिर बाहर निकली ना थी। पिछले 2-3 घंटों से वो मुसलसल जाए नमाज़ पढ़ती। वह बेहतर है ना? यस। डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद हैं। दोनों फिर खामोश हो गई थी। कुछ घंटे मज़ीद सिरके तो डॉक्टर्स की तरफ से मिलने वाली खबर ने सबको जैसे पुरसुकून सा कर दिया था। वलीद मुकम्मल तौर पर ख़तरे से बाहर था, ताहम ट्रैंकुलाइजर्स के ज़ेर असर था। रात को उसे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। एहसन वकार साहब और ज़िया साहब के साथ घर चले आए थे। डॉक्टर मुस्तफ़ा अभी तक वही मौजूद था। मुस्तफ़ा के वजूद से सभी को बहुत ढारिस मिली हुई थी। रात में अब्बास भाई भी मुस्तफ़ा के पास आ गए थे। अना सुबह के साथ ही पास ही रही थी, जबकि रोशी 2-3 बार वलीद के कमरे में जाकर उसे देख आई थी। अना ने खुद से ना तो वलीद के कमरे में जाने की कोशिश की थी और ना ही किसी ने उससे कुछ कहा था। वो सारी रात अजीब सी उम्मीदों बेम की कैफियत में गुजर गई थी। फजर के वक्त ट्रैंकुलाइज़र का असर ख़त्म हुआ तो वलीद ने आंखें खोली थी। माहौल से मानूस होने में उसे कुछ वक्त लगा था, जिसमें जा बजा दर से उठती टेसे थी, जबकि सरपट्टियों में जकड़ा हुआ था। वलीद को आंखें खुलता देखकर उसके करीब ही कुर्सी पर बैठा मुस्तफ़ा एकदम मुतहरिक हुआ था। वलीद, वो फ़ौरन उस पर झुका। वलीद ने मुस्तफ़ा को चंद पल देखा। तुम्हारा बहुत ही सीरियस किस्म का एक्सीडेंट हुआ था, 2 दिन बाद होश आया तुम्हें। अल्लाह का शुक्र है, वरना सबका परेशानी से बुरा हाल था। मुस्तफ़ा आहिस्ता आहिस्ता उसे बता रहा था। वलीद ने अपना हाथ उठाना चाहा तो रुक गया। उसका हाथ ड्रिप की सुरंज में उलझा हुआ था। कैसा फील कर रहे हो? मुस्तफ़ा ने मुस्कुराकर पूछा तो वलीद ने खामोशी से देखा। बाबा और रोशी कहाँ हैं?
चंद पल मजीद उसी खामोशी में सिरके तो वलीद ने पूछा। अंदाज धीमा था। मुस्तफ़ा बामुश्किल सुन पाया था। रोशी यही है, अंकल को घर भेज दिया है। सभी बहुत परेशान थे लेकिन अल्लाह ने करम किया और तुम्हें होश आ गया, मुस्तफ़ा ने बताया। तो वलीद फिर खामोश हो गया। मैं डॉक्टर को बुलवाता हूँ, मुस्तफ़ा कहकर कमरे से निकल गया था। मुस्तफ़ा वलीद के होश में आने के बाद उसकी कंडीशन की तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होते हुए 2 दिन बाद घर आया था। दिन के 10 बज रहे थे। गुजरे दिनों की निस्बत वो काफ़ी पुरसकून था। घर आया तो इल्म हुआ कि शहवार कॉलेज गई हुई है। वो फ्रेश होकर कमरे से निकला था। माजी ने उसके लिए नाश्ता तैयार करवा दिया था। चलो अल्लाह ने करम किया, मैं दिन में तुम्हारे बाबा के साथ वलीद की आदत को जाऊँगी। वो नाश्ता कर रहा था जब माजी भी साथ आ बैठी थी। ज़रूर जाइएगा, बहुत क्रिटिकल कंडीशन से वलीद वापस लौटा है। जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करे कम है। हाँ बस अल्लाह का ही करम है, वरना इंसान की क्या मजाल। शहवार बहुत परेशान रही है। कई बार तुम्हें कॉल करती रही लेकिन ना तुम कॉल पिक करते थे और ना ही जवाब देते थे उसके मैसेजेस का। खाना खाते माजी ने कहा तो मुस्तफ़ा एक पल को रुका था। पहले इस केस की वजह से सख्त बिजी था। उधर से फारिग हुआ तो ऐसा ने बुला लिया। फिर सारा वक्त वलीद के साथ ही लगा रहा। इधर उधर भाग दौड़ करते वक्त ही नहीं मिला। 1 मिनट कॉल सुन लेने में भला कितना वक्त लग जाता। वो सारी रात परेशान रही है। जैसी उसकी हालत है ऐसे में ये टेंशन उसके लिए अच्छी नहीं, माजी ने बाज़ पुरस की। मुस्तफ़ा ने गहरा सांस लिया था। वो घर से जिस मूड में भी निकला था लेकिन ये सच था कि उसे वक्त ही नहीं मिला था। उसका गुस्सा वक्ती था। उसे अब रह रहकर अपनी जज्बातियत पर मलाल हो रहा था। लेकिन शहवार मौजूद ना थी। अगर मौजूद होती तो वो उससे अपने रवैये पर ज़रूर एक्सक्यूज़ कर लेता। कोई बात नहीं, आप सब उसके पास मौजूद थे जबकि अस्पताल में एहसन तन्हा सब कुछ हैंडल कर रहा था। जिन इस कदर डिप्रेस्ड और उलझा हुआ था कि एहसास ही नहीं हुआ। खैर अब कॉलेज से आती है तो देखता हूँ। मुस्तफ़ा का अंदाज़ पुरसुकून था। उसे फ़ोन कर लेना, वो वाकई बहुत परेशान है। माजी ताकीद करके उठ के मुस्तफ़ा ने खामोशी से खाना खाया था। उसने कमरे में वापस आकर शहवार के नंबर पर कॉल की तो रिसीव नहीं हुई थी। वो शायद बिजी थी। वो जहन को रिलैक्स करते बाबा साहब के कमरे में चला आया। वो कोई किताब पढ़ रहे थे। उसे देखकर मुस्कुराए थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत मसरूफ़ रहने लगे हो, काफ़ी दिन बाद दिखाई दे रहे हो। उन्होंने किताब एक तरफ रखकर चश्मा उतार कर उसे देखा तो वो मुस्कुराकर उनके पास ही बैठ गया। हाँ बस ऑफिस की ही मसरूफियात थी। आप सबको अंदाज़ा तो है ये पुलिस डिपार्टमेंट की जॉब बहुत टफ होती है। ये तो बस वलीद की वजह से 2 दिन ऑफ किया है। थकन बहुत थी तो आज घर पर ही आ गया हूँ, वरना शाम या दोपहर में ऑफिस का चक्कर लगाने का सोच रहा हूँ। शाहज़ेब भी जब तक इस डिपार्टमेंट में रहा ऐसे ही मसरूफ़ रहा। घर वालों के लिए तो उसके पास वक्त ही ना होता था। आपकी तबीयत अब ठीक रहती है ना? बाबा साहब ने सर हिला दिया था। मैं सोच रहा हूँ कि अब गांव चला जाऊँ। वहाँ सब कुछ नौकरों पर छोड़ रखा है। क्या करना है जाकर? यहीं रहिए ना। वहाँ जाकर तन्हा हर वक्त सोचों में उलझते उनसे लड़ते रहने से बेहतर नहीं अपनों के साथ वक्त गुजारें। मैं तो एक उम्मीद पर यहाँ टिका हुआ हूँ। उनके लहजे में एक आस सी थी। तबिंदा भी का कुछ पता चला? मुस्तफ़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। ढूंढा तो उनको जाता है जो कहीं गायब हो जाए, खो जाए, जो खुद से मंजर से हट जाए। उनको कैसे ढूंढा जाए? फिर भी बहुत कोशिश की और अभी भी कुछ लोगों को लगा रखा लेकिन ताहाल कोई कामयाबी नहीं मिली। शहवार का ख्याल रखा करो। वो अज़ीज़ तो मुझे बहुत पहले भी थी लेकिन जब से तबिंदा ने कॉल करके बताया था कि वो फ़िज़ान की बेटी है तो समझो दिल को एक तरह का सुकून सा मिल गया। शहवार को देखता हूँ तो लगता है मेरा फ़िज़ान ज़िंदा होकर वापस आ गया। बहुत ज़्यादतियाँ की हैं मैंने फ़िज़ान के साथ, बहुत ज़्यादा। वो सिसकने लगे थे। मुस्तफ़ा ने एक गहरा सांस लेते उनके गिर्द अपना मजबूत और तवाना बाजू हाल किया था। आप टेंशन न लें, शायद ये किस्मत का ही चक्कर था, वरना शहवार किसी और घर में भी पल सकती थी। तबिंदा बुआ उसे लेकर हवेली में ही क्यों भला रहती? आप मजबूर थे। मैं समझता आपने जानबूझकर कोई ज्यादती की है। जो भी हुआ सब किस्मत का हेर फेर था। मैं नहीं समझता आपने जानबूझकर कोई ज्यादती की है। हमने तो एक यतीम और बेआसरा बच्ची को सहारा देने की कोशिश की थी। शायद कहीं कोई एहसास जुर्म था जो हमसे ये सब करवाता रहा, वरना शाहज़ेब के मामू ने कितना शोर मचाया था कि एक अनजान गैर औरत को मैं कैसे हवेली में पनाह दे सकता हूँ और फिर इस तरह सारे इख्तियारात उसको सौंप कर उसे एक घर के फर्द की ऐसी हैसियत देना। मेरे अंदर के गुनाह ही तो हैं जो मुझसे ये सब करवाते रहे। मैं अंगारों पर लुटता रहा और अपने ज़मीर के सामने रोज़ मुजरिम की तरह सज़ा काटता रहा। ये जागीर, जायदाद, ज़ातो पात के तफाखुर इंसान से बहुत बड़े बड़े गुनाह करवा देते। एक उम्र होती है जब जज्बात जवान होते हैं तो सारी दुनिया को ठोकर लगाने को इंसान तैयार रहता है, हो जाता है, और फिर जब वही जज्बात मध्यम पड़ जाते हैं तो राख की चिंगारियाँ बन जाते हैं। काश इंसान वक्त से पहले सोच लिया करे तो सारी उम्र पछतावे ख्वाब का रूप ओढ़कर किसी को भी ना सताया करें। देखें आपने फिर वही बातें शुरू कर दी। मना किया था ना मैंने कि कुछ नहीं सोचना, बिल्कुल रिलैक्स रहना है।
जब सब कुछ ख़त्म हो चुका है तो फिर इस राख को कुरेदने का फ़ायदा। रह गई ताबिंदा बुआ। मैंने उनकी तलाश छोड़ दी है। वो एक मकसद के तहत हवेली में पनाह गुज़ी हुई थी। शहवार की रुखसती से अगले दिन ही वो हवेली छोड़ गई। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो सब कुछ जानती हैं और जब तक वो खुद ना चाहेंगी वो सामने नहीं आएंगी। मुस्तफ़ा ने दिलासा दिया तो वो तल्खी से मुस्कुराए। सब कुछ कहने को ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब शहवार की सूरत फिर सब कुछ सामने है। मुझे कुछ नहीं भूलता, रह रहकर गुजरा वक्त याद आता है तो पछतावे गुनाह बनकर डसने लगते। इसीलिए तो कहता हूँ गाँव चला जाऊँ, शायद कुछ सुकून मिल जाए। गाँव भी चले जाइएगा, लेकिन अभी कुछ दिन आराम कर ले। मुस्तफ़ा ने उनका कंधा थपथपाया। फिर मज़ीद कुछ वक्त गुजार कर वो उनके पास से उठा। वो अपने कमरे में आया तो मोबाइल बज रहा था। मुस्तफ़ा ने देखा शहवार की कॉल थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी कॉल आई थी, मैं क्लास में थी, मुझे खबर ही नहीं हो सकी। कोई बात नहीं। वलीद भाई कैसे हैं? काफ़ी बेहतर है, रूम में शिफ्ट कर दिया गया। जब भी मैं आया था डॉक्टर्स उसे लेबॉर्ट्री में ले गए थे कुछ टेस्ट वगैरह करवाने, तो होश में आ चुका है, ताहम बातचीत नहीं कर रहा। शुक्र है अल्लाह का। मैंने रोशी को भी कॉल की थी, रात में भी दिन में भी। उसने बताया था कि होश आ गया है। मुस्तफ़ा ने एक गहरा सांस लिया। आप इस वक्त अस्पताल में हैं या ऑफिस? मैं घर पर हूँ, कुछ देर बाद ऑफिस के लिए निकलूँगा। माँ जी ने बताया था कि तुम कॉलेज जा चुकी हो तो सोचा तुमसे बात कर लूँ, 2-3 दिन से ठीक से बात ही नहीं हो सकी। आप तो शदीद नाराज़ थे मुझसे, शहवार ने संजीदगी से कहा। तो मुस्तफ़ा मुस्कुराया। वो अंदाज़ा कर सकता था कि वो इस बात को लेकर कितना परेशान रही होगी। नहीं यार, नाराज़ नहीं था, बस किसी बात का गुस्सा था। किस बात का? दूसरी तरफ वो हैरान होकर पूछने लगी थी। घर आओगी तो बात होगी। आपको इल्म है कि मैं किस कदर परेशान रही हूँ? इतना नाराज़ होकर गए थे, मैं तो डर गई थी कि पता नहीं क्या हो गया। फिर मोबाइल बंद ऑन किया भी तो ना कोई कॉल की और ना ही किसी मैसेज का कोई रिप्लाई। मैसेज कर करके मेरी उंगलियाँ टूट गई। वह हज़रत रंजीदा हो रही थी। आई एम सॉरी यार, एक गलती तुम्हारी भी थी और मेरी भी। बहरहाल मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था और गुस्सा तुम पर भी नहीं आया था, बस कोई और बात थी। मेरी क्या गलती थी? उसने संजीदगी से पूछा। घर आओगी तो बात करेंगे, इस वक्त तो मुझे ऑफिस के लिए भी तैयार होना है। अपना ख्याल रखना और बहुत ही ध्यान से आना। ड्राइवर को भी मैं ताकीद कर दूंगा, ओके? मुस्तफ़ा ने घड़ी देखते उससे कहा। तो दूसरी तरफ वो उलझी। वो तो ध्यान से ही आऊँगी, लेकिन बताइए तो सही क्या वजह थी? इस तरह गुस्सा करना बगैर किसी वजह के तो नहीं होता। वो परेशान हो रही थी। डोंट वरी यार, कह तो रहा हूँ घर आओगी तो बात होगी, वरना सारा वक्त तुम परेशान रहोगी। और हाँ, मैं बार बार ताकीद कर रहा हूँ, अयाज़ बाहर आ चुका है और इससे मुझे किसी भी किस्म की भलाई की उम्मीद नहीं। वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। तुम्हें बहुत एहतियात और ध्यान से रहना होगा और मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाना, चाहे ड्राइवर ही साथ क्यों ना हो। बिल्कुल सीधा घर आना। घर तो मैं आऊँगी ही, लेकिन ओके, फिर बात होगी। मुस्तफ़ा ने उसकी बात काट दी। अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह शाम में जल्दी आने की कोशिश करूँगा, ओके? जी ठीक है। मुस्तफ़ा ने अल्लाह हाफ़िज़ कहकर कॉल बंद कर दी थी। मुस्तफ़ा ने व्हाट्सएप खोला, उधर वही तस्वीर मौजूद थी। उसने बहुत संजीदगी से उस तस्वीर को देखा और तस्वीर के साथ लिखी हुई सतर को। चेहरे के अज़लात तनाव का शिकार हुए थे। चंद पल उस तस्वीर को देखते रहने के बाद उसने मोबाइल बंद करते साइड पर रख दिया था। वो अलमारी की तरफ आया, पट खोले, लिबास निकालते हुए उसकी निगाह साइड दराज की तरफ उठी। वहाँ कुछ फाइल्स रखी हुई थी। मुस्तफ़ा को एकदम याद आया कि अमजद खान से उसने एक फ़ाइल ली थी, लाला रुख केस की फ़ाइल, लेकिन बाद में हालात इस तरह रहे कि उसे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला था उस फाइल को स्टडी करने या खोल कर देखने का। मुस्तफ़ा लिबास निकाल कर बिस्तर पर रख के संजीदगी से तमाम फाइल्स देखने लगा था। उसे वो मतलूबा फ़ाइल लॉकर में से मिली थी। उसे खोल कर देखा तो उसमें बेतरतीबी से रखा हुआ लिफाफा नीचे गिर गया था। मुस्तफ़ा ने झुककर लिफाफा उठाया। फ़ाइल और लिफाफा उठाकर वो अलमारी का पट बंद करते बिस्तर के किनारे आ बैठा था। फ़ाइल बिस्तर पर रखकर उसने लिफाफे में से कुछ तस्वीर निकली थी, जिन्हें एक के बाद एक देखते एक तस्वीर पर मुस्तफ़ा चौंक गया था। सिकंदर घर आया तो हाजरा और सुबहान के शदीद एक्सीडेंट की खबर मुंतज़िर थे। वो दोनों अपने किसी दोस्त के यहाँ मौजूद थे। आजकल वो सिकंदर के लिए कोई लड़की देख रहे थे। उसी सिलसिले में वो दोनों मियाँ बीवी अपने दोस्त के यहाँ गए थे, जिनकी 2 बच्चियाँ थी और दोनों ही काफ़ी प्यारी और आला तालीम याफ्ता थी। लेकिन वापसी पर यह हादसा पेश आ गया था। कोई गाड़ी उनको टक्कर मारकर भाग गई थी। मकामी लोग और पुलिस ने दोनों का अस्पताल पहुँचाया था और फिर घर वालों को इत्तला दी थी। सिकंदर अस्पताल पहुंचा तो सुबहान के काफ़ी रिश्तेदार वहां मौजूद थे। उन सब ने सिकंदर के आमद को काफ़ी नागवारी से देखा था, ताहम कहा कुछ नहीं था।
दोनों को काफ़ी शदीद चोटें आई थी। सिकंदर इधर उधर भाग दौड़ करते डॉक्टर से मिलने और असल सूरत हाल जानने की तगोदो में था। जब डॉक्टर ने आकर हाजरा और सुबहान दोनों की वफ़ात की इत्तला दी तो सिकंदर एकदम साकित हो गया था। वो बेयकीन था दोनों कैसे उसे यूँ इस तरह छोड़कर जा सकते हैं। वो रात सिकंदर की ज़िंदगी की सबसे अलमनाक रात थी। डेड बॉडीज़ घर पहुँचा दी गई थी जहाँ हाजरा और सुबहान के तमाम रिश्तेदार आ चुके थे। सिकंदर अपने ही सदमे से निढाल था। कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, कुछ खबर ना थी। अगले दिन दोनों की तदफीन हो गई थी। अफशा को इत्तला मिली तो वो भी आई थी। सिकंदर के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। वो उसकी तसल्ली और तशफ़ी करते सब कुछ झेल जाने की नसीहत करती रही थी। वकार, ज़िया और सुबोही भी ताज़ियत को आए थे। चंद दिन उसी गम की हालत में गुजरे तो एक शाम उसको बड़ों ने बुला भेजा। वो जब उनके कमरे में पहुंचा तो वहाँ ख़ानदान के सभी बड़े मौजूद थे। देखो लड़के, तुम्हारा हमसे कोई भी खूनी रिश्ता या ताल्लुक़ नहीं। तुम्हें हाजरा भाभी और सुबहान भाई ने अपना मुतनबा बनाया था। वो लोग अब मर गए। असूलन तो तुम्हें हमारे कहने से पहले ये घर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अगर किसी भी किस्म की भूल में हो तो हम वाजे कर देते हैं, तुम्हारा भाभी और भाई साहब की जायदाद, रुपए पैसे पर किसी भी किस्म का कोई हक नहीं। उसके चचा ने कहा तो उसने बेयकीनी से उन्हें देखा। अभी सुबहान और हाजरा को मरे चंद दिन ही तो हुए थे और ये लोग न जाने कैसी बातें लेकर बैठे थे। अगर तुमने किसी भी किस्म का कोई हक जताने की कोशिश की तो हम तुम पर केस कर देंगे। जब असल वारिस ही ना हो तो मरने वालों की दौलत जायदाद पर उसके खूनी रिश्तेदारों का हक होता है। शरीयत के हिसाब से ये सारी दौलत, ये घर, उनकी जायदाद, सब कुछ हमारा, हम सब बहन भाइयों का इस पर हक है। तुम लहपालक थे और लहपालक जायदाद के वारिस नहीं बन सकते। कितनी तल्ख हकीकत थी। सिकंदर ने बेयकीनी से उन सबको देखा। कितने बेहिस और बेरहम थे ये लोग। उन्हें मर जाने वालों से ज़्यादा उस पीछे रह जाने वाली दौलत जायदाद से गर्ज थी। सुबहान अहमद ने बहुत पैसा कमाया था और पाकिस्तान में मौजूद काफ़ी प्रॉपर्टी थी उनकी। पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में भी एक छोटा सा घर और कुछ दुकानें उन्होंने सिकंदर के नाम पर लिखवा दी थी। उन्हें शायद अपने रिश्तेदारों के रवैयों और फितरत का अंदाज़ा था। वो जब तक ज़िंदा थे किसी की मजाल ना थी उसे दस्तबरदार करने की, और अब जब वो नहीं रहते सभी हकदार और वारिस भी बन बैठे थे। बेहतरी यही है कि तुम खामोशी से सुलह और सफाई के साथ यहाँ से निकल जाओ। भाई साहब की तमाम प्रॉपर्टी की तफसील और कागजात हमारे पास मौजूद हैं। अगर तुमने आवाज़ निकाली तो तुम्हारी हक़ में अच्छा नहीं होगा। अंदाज़ अब धमकाता हुआ था। सिकंदर ने बहुत अजियत भरी निगाहों से उन सबको देखा था। वो तो रिश्तों का डसा हुआ था, मोहब्बत और तवज्जो का प्यासा इंसान था। उसे भला इस दौलत, इस हकीर और बेमाया सी जायदाद से भला क्या गर्ज हो सकती थी जिससे उसका ताल्लुक़ था। वो तो मर गए थे, अब भला उसका उनसे क्या ताल्लुक़ था। वो बगैर कुछ बोले खामोशी से उठा था। पाकिस्तान आने के बाद सुबहान अहमद ने उसे अमेरिका में मौजूद तमाम प्रॉपर्टी के कुछ पेपर्स दिए थे। वो अभी भी उसके पास लॉकर्स में मौजूद थे। उसने वो कागजात निकाले और कुछ ज़रूरी अशिया, कपड़े और अपने डॉक्यूमेंट्स लिए। वो हमेशा हमेशा के लिए वो घर छोड़ गया था, कभी ना आने के लिए। जब से वलीद को होश आया था सभी उसके पास आ जा रहे थे और एक वो थी जो रो रो कर उसकी ज़िंदगी की दुआएं मांग रही थी। उसे यूँ जिंदा होश आवाज़ में पाकर जैसे एकदम शांत सी हो गई थी। वो एक बार फिर अपनी ज़ात के गुंबद में बंद हो गई थी। वो वलीद से नहीं मिली थी, बस एक दो बार उसके सोने के बाद दूर से ही उसे देखकर वापस लौट आई थी। एहसन के कहने पर वो रोशी के साथ घर आ गई थी। वो थोड़ी देर लेटी तो बहुत दिनों बाद एक पुरसुकून सी नींद ने आंखों में डेरा जमा लिया था। वो 2 घंटे सोई रही थी। वो उठी तो तबीयत कुछ फ्रेश थी। वो लाउंज में आई तो ज़िया साहब और वकार साहब भी घर आ चुके थे। उस वक्त अस्पताल में सिर्फ एहसन था। रोशी खाना तैयार करवा रही थी। खाना तैयार हुआ तो वकार साहब जाने को तैयार थे। मैं भी साथ चलूँगी। बहुत दिन बाद उसने बराह रास्त वकार साहब को मुखातिब किया था। उन्होंने बगौर देखा और फिर हाँ में सर हिलाकर बैठ गए थे। वो अजलत में कपड़े बदल कर आई तो इनके साथ आ बैठी। ड्राइवर उनको छोड़ने जा रहा था। सारा रास्ता दोनों के दरमियान बिल्कुल खामोशी रही थी। वो सबोही के कमरे में आई तो वो नर से बातें कर रही थी। वो अब काफ़ी बेहतर थी। अब वो खुद से चलकर वॉशरूम में जा सकती थी। उसने उनको खाना खिलाया। वकार साहब कुछ देर बैठकर वलीद के कमरे में चले गए थे। खाना खाने के बाद सबोही को मेडिसिन दी। नींद आवर गोली के सबब वो कुछ देर बाद गाफिल हो गई थी। कुछ देर बाद एहसन उसके पास आया था। तुम और पापा यही मौजूद हो तो मैं कुछ देर के लिए ऑफिस का चक्कर लगा लूँ। इतने दिनों से हर चीज़ नज़रअंदाज हो रही है। अल्लाह का शुक्र है वलीद और मामा अब काफ़ी बेहतर हैं। तुम और पापा कुछ वक्त यहीं गुजार लेना, फिर मैं आ गया तो तुम चली जाना। अन्ना ने महज सर हिलाया था। वो उसे चंद और ताकीद करता चला गया था। वो कुछ देर वहाँ बैठी रही और फिर कमरे से निकलकर वो वलीद के रूम की तरफ आई तो एक दो पल को दरवाजे पर ही रुकी रही थी। अंदर झांका तो वकार साहब वहाँ नहीं थे, जबकि दौलत वलीद चत लेटा शायद सो रहा था। बाएं बाजू पर ड्रिप लगी हुई थी। वो खामोशी से चंद पल खड़ी रही, फिर अंदर आई तो नर्स खड़ी हो गई थी। पापा कहाँ हैं? उसने आहिस्ती से पूछा। आपके फादर नमाज का कहकर बाहर गए हैं।
असर की नमाज का वक्त था। इस हादसे ने सभी पर अच्छा खासा असर डाला था। सभी बाकायदगी से नमाज अदा करने लगे थे। ये कैसे हैं अब? उसने चत लेटे वलीद को एक नज़र देखकर नर्स से पूछा। बेहतर है अब तो। आपके फादर बता रहे थे कि आप भी डॉक्टर बन रही है, 4th ईयर में। नर्स ने पूछा तो उसने इस बात में सर हिलाया। इनकी फ़ाइल चेक कर लें फिर। उसने फ़ाइल उठाकर उसे थमाई तो वो देखने लगी थी। आप यहाँ रुकेंगी? उसे फ़ाइल चेक करते देखकर नर्स ने पूछा तो उसने सर उठाकर देखा। क्यों? मुझे बहुत ही ज़रूरी कॉल करनी, कुछ वक्त लग जाएगा। नर्स ने कहा तो अन्ना ने सर हिला दिया। ओके, आप चली जाएं, मैं यहीं हूँ। वो कुर्सी पर बैठ गई। नर्स चली गई थी। वो तफसील से वलीद की फ़ाइल और रिपोर्ट चेक करने लगी थी। कुछ देर बाद वकार दरवाजे पर आए तो रुक गए थे। अन्ना मुकम्मल तवज्जो से फ़ाइल देख रही थी, जबकि वलीद अभी भी बेखबर था। वकार के हलक से एक गहरा सांस खारिज हुआ था। वो वापस पलटकर सुबही के कमरे की तरफ चल दिए थे। सारी फाइल चेक करने के बाद फाइल टेबल पर रखकर मेडिसिन चेक करने लगी थी जब वलीद के जिस्म में जुम्बिश सी हुई थी। वो चौंकी। उसने वलीद को देखा। उसने करवट बदलने की कोशिश की थी, लेकिन हाथ में लगी ड्रिप की वजह से वो फिर साकित हो गया था। अन्ना ने हाथ में थामी हुई दवाइयों की शीशी वापस टेबल पर रखी तो वलीद ने चौंक कर उसे देखा। अन्ना अपनी जगह चोर सी बन गई थी। कैसे कैसे हैं आप? वलीद के चेहरे पर एकदम बेपनाह संजीदगी छा गई थी। उसके चेहरे का रुख बदला तो अन्ना के अंदर एकदम चनाके से कुछ टूटा था। वो उंगलियां चटखाते वहीं खड़ी रही। अब कैसा फील कर रहे हैं आप? उसने फिर पूछा तो वलीद ने चेहरा मोड़कर उसे देखा। वो उसे ही देख रही थी। अन्ना वलीद के देखने पर सर झुका गई। वलीद खामोशी से चंद पल उसे देखता रहा। वो उंगलियां चटखाते कंफ्यूज सी हालत में बैठी बड़ी जर्द सी लग रही थी। तुम्हें शायद मुझे इस हालत में देखकर और जिंदा देखकर तकलीफ तो हो रही होगी। अन्ना एकदम तड़प उठी थी। मैं इतनी बेरहम और जालिम नहीं कि किसी के इस हालत में पहुंच जाने पर खुशी महसूस करूं। अन्ना का लहजा एकदम शाकी हुआ था। वली ने मुस्कुराने की कोशिश की तो अजियत से भरी मुस्कान बस होंठों पर ही एक पल को अपनी झलक दिखा सकी थी। मैं माजी को नहीं भूला अभी तक। माजी करीब में हमारे दरमियान ऐसे हालात बिल्कुल नहीं रहे कि तुम इस वक्त यहाँ बैठकर मेरी अयादत करने पर मजबूर हो जाओ। वलीद के लहजे में अब के सख्त तलखी थी। इंसानियत भी किसी चीज़ का नाम होता है शायद। अन्ना वलीद के तंज पर एकदम घायल होते बहुत अजियत से कह गई तो वलीद मुस्कुराया था। शायद। बहरहाल आइंदा मैं नहीं चाहूँगा तुम इंतहाई मजबूरी की हालत में मेरी अयादत की खातिर इंसानियत का नाम लेकर इखलाकी तकाजे निभाने। वलीद के लहजे में तंदियों तेज़ी थी। अन्ना का तन मन झुलसने लगा था। उसके अंदर एकदम शदीद ज़िया का मलाल जागा था। वलीद सच्ची तो कह रहा था। वो खुद भी तो सबके दिलों में अपने खिलाफ नफरत का बीज बो रही थी, सबको खुद से बदजन कर रही थी। और अब जबकि ये सब हकीकतन हो रहा था तो भला उसे क्यों तकलीफ़ हो रही थी? जो हो रही थी अब वही मिल रहा था तो फिर ये अजियत कैसी? इतनी तकलीफ़ क्यों? वो खामोशी से उठी। दिल चाह रहा था कि बस फ़ौरन यहाँ से चली जाए। सुनो। वो पलटी तो वलीद की पुकार पर रुक कर पलटी। फूफो कैसी हैं? अभी तक किसी ने भी वलीद से सबोही की हालत के बारे में डिस्कस नहीं किया था, बल्कि दोनों को ही एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। सबका ही ख्याल था कि कुछ दिन गुजर जाएं तो खुद ही इल्म हो जाएगा। मामा ठीक है। झूठ। सब झूठ बोलकर बहला रहे हैं मुझे। कहाँ है फूफो? कोई मुझे सच बता क्यों नहीं देता? कार एक्सीडेंट के वक्त वो मेरे साथ थी। मैंने खुद उनको ज़ख्मी होते देखा था। वली ने कहा तो उन्होंने गहरा सांस लिया। मामा ठीक है, उन्हें कुछ चोटें लगी हैं, कुछ फ्रैक्चर वगैरह, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सीरियस किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। वो इस अस्पताल में एडमिट है। 1-2 दिन में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आइसगर संजीदगी लिए उसने बताया तो वलीद ने खामोशी से उसे देखा। वलीद को हादसे के वक्त की अपनी जहनी कंडीशन याद आई। वो सख्त डिप्रेस था। क्यों? वो सब कुछ जो उस हादसे का सबब बना था वो याद नहीं करना चाहता था। उसने बहुत तल्खी और सर्द मोहरी से उनको देखा था। जी चाह रहा था कि हर चीज़ तहस नहस कर दे, अन्ना के वजूद समेत सब कुछ तोड़ फोड़ दे। अन्ना ने उसकी तरफ देखा तो एकदम ठटक गई। वलीद बहुत तल्खी और सर्द मोहरी से उसे देख रहा था। अन्ना के वजूद के अंदर एकदम सर्द सी कैफियत पैदा हुई थी। तभी नर्स कमरे में दाखिल हुई थी। दोनों को देखकर मुस्कुराई। कैसे हैं सर आप? नर्स का लबो लहजा पेशा वराना अंदाज था। वली ने महज सर हिलाकर अपने तासुरात को कंट्रोल करना चाहा था। कुछ लेंगे? वली ने महज नफ़ी में सर हिलाया। वैसे सर आप हैं बहुत लकी, उसने कहा तो वली ने उसे सवालिया देखा। देखिए ना, इस कदर सीरियस किस्म का एक्सीडेंट हुआ, बचने की कोई उम्मीद ना थी। जिस तरह मुसलसल बेहोशी की कैफियत थी, लगता था कि कोमा में चले जाएंगे, लेकिन आपके घर वालों की दुआओं ने आपको बचा लिया। मौत को शिकस्त देकर दोबारा ज़िंदगी पाना खुशकिस्मती की अलामत ही तो है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने चंद एक के अलावा बाकी मुझे सभी बहुत पुरखुलूस रिश्तों से नवाजा है। वली ने अन्ना को तल्खी से देखकर कहा तो नर्स मुस्कुराई थी। ये आपकी फियांसी है ना?
नर्स ने अना को शरारत से देखकर वलीद से कहा तो दोनों चौंके। आपको किसने कहा? आपकी सिस्टर ने। जब आप आईसीयू में थे तो न जाने क्या कहने वाली थी। अना फ़ौरन आगे बढ़ी थी। रोशनी ने आपको गलत बताया होगा सिस्टर, मेरा और इनका सिर्फ कज़न रिलेशन है। मैं चलती हूँ, मामा को देखूँ, वो शायद उठ गई हूँ, वो कहकर चली गई थी। वलीद ने संजीदगी से उसे जाते देखा था। खैरियत है, लेकिन आपकी सिस्टर ने तो मुझे बताया था कि आपकी फियांसी हैं। सिस्टर ने वलीद को देखा जैसे तस्दीक चाह रही हूँ। वलीद खामोश ही रहा। यकीन जानिए, पहले तो मैं समझी कि ये आपकी वाइफ है। जिस तरह आप आईसीयू में थे, ये हर वक्त रोती रहती थी। इनकी कंडीशन इस कदर ख़राब थी कि मुझे इन पर बहुत तरस आता था, और वो मुस्तफ़ा साहब खुद उनको आपके पास आईसीयू में ले आए थे। कितनी कितनी देर आपके पास बैठकर मैंने अपनी आंखों से रोते देखा। मैं बहुत मुतासिर हुई थी। आपकी सिस्टर से पूछा कि क्या आपकी वाइफ है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, अभी सिर्फ मंगनी हुई है। नर्स बता रही थी और वलीद संजीदगी से सुन रहा था। वो जब से होश में था इस वक्त पहली बार अना को देख रहा था, जबकि जो नर्स बता रही थी वो कतई काबिल कबूल ना लग रहा था। ये ठीक कह रही थी, हम सिर्फ कज़न से, हमारी मंगनी नहीं हुई। वली ने कहा तो नर्स हैरान हुई। तो फिर आपकी सिस्टर ने गलत बयानी की क्यों की? प्लीज़ सिस्टर, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सोना चाहता हूँ, वली ने उकता कर कहा। तो नर्स एकदम खामोश हो गई। सिकंदर एक होटल में कमरा लेकर रह रहा था। उसके पास बस कुछ मखसूस रकम थी, बाकी सब कुछ जो भी था इस सब पर सुभान साहब के रिश्तेदार कब्जा कर चुके थे। सिकंदर के पास अपना पासपोर्ट तो मौजूद था, लेकिन इतनी रकम ना थी कि वो वापस अमेरिका जाने के इंतजामात करता। वो चंद दिन होटल में रहा, लेकिन इस तरह मज़ीद कुछ अरसा रहता तो उसके पास जो थोड़ी बहुत रकम थी वो भी ख़त्म हो जानी थी। सिकंदर के सामने ज़िंदगी एक चैलेंज बनकर आ खड़ी हुई थी, और इस चैलेंज को कबूल किए बिना और कोई चारा भी ना था। उस शहर में बस नाम के रिश्तों के सिवा उसका कोई अपना ना था। वो बहुत सोचकर अफशा की तरफ आया था। अफशा उसे देखकर हैरान हुई थी। तुम कहाँ थे सिकंदर? तुम्हें अंदाज़ा है कि मैं किस कदर परेशान हो रही हूँ। मैं कई बार तुम्हारे घर गई हूँ, वहाँ तुम्हारे रिश्तेदारों ने कब्ज़ा किया हुआ। वो हर बार बस यही कहते हैं कि तुम अपने माँ बाप के मरने के बाद यहाँ से चले गए हो। सिकंदर ने गहरा सांस लिया। उसने तमाम तफसील अफशा को सुनाई तो वो अफसरदा हो गई थी। बहुत खुदगर्ज और मतलबी लोग हैं ये तो। कोई ऐसे भी भला करता है क्या? तुम क्यों वहाँ से निकल आए? खामोशी से अंकल ने तुम्हें अडॉप्ट किया था। तुम कानूनी तौर पर उनके बेटे, उनके वारिस। तुम्हें यूँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर नहीं आना चाहिए था। मैं उनका हकीकी बेटा नहीं हूँ, और ये सबसे बड़ी हकीकत है। वही लोग उनके असल हकदार थे। मैं तो लेपालक था, कैसे हकदार बनकर दावा करता? मेरे ऊपर अम्मी अब्बू का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने मुझे एक नाम दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, अपने पाँव पर खड़ा होने के काबिल बनाया। मुझे तो मेरा बाप जो हकीकी था, जन्म देने का सबब बना था, उसने कबूल ना किया। दूसरों की झोली में यूँ डाल दिया जैसे कोई गुनाह छुपाया है। तो फिर मैं कैसा दावा करता? सिकंदर के अल्फाज बहुत तल्ख और कड़वे थे। अफशा अफसुर्दा सी हो गई थी। तो अब क्या करोगे? अफशा ने पूछा तो उसने सर उठाकर उसे देखा। मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाऊंगा, अब हर एहसास, हर रिश्ते और हर चीज़ से बालातर होकर, सिकंदर ने कज़म से कहा। तो अफशा मुस्कुरा दी। और तुम्हारी वो अमेरिका वाली जो प्रॉपर्टी है उसका क्या करोगे? वो घर तो बंद है और दुकानें बाबा ने कुछ लोगों के सुपुर्द की हैं। वापस जाने में बहुत पैसा चाहिए, और अभी फ़िलहाल मैं दोनों हाथों से खाली हूँ। तो अफशा ने सवालिया देखा। तो ये कि मैं पाकिस्तान में ही जॉब करना चाहता हूँ, कुछ पैसा जमा कर लूँ, फिर बाहर का चक्कर लगा लूँगा। अच्छा ख्याल है, लेकिन मैं एक बात कहूँ? अफशा ने रुककर उसे देखा। सिकंदर ने सर हिलाया तो उसने कुछ सोचा था। जब तुम खुद से किसी मुनासिब रहाइश का बंदोबस्त नहीं कर लेते, तुम यहीं हमारे घर आ जाओ। ऊपर वाला पोर्शन खाली है, वहाँ शिफ्ट हो जाओ। होटल में रहने से बहुत खर्च आ जाएगा। तुम्हारे शायाने शान तो ना सही, लेकिन रहने के काबिल घर तो ये भी बन सकता है। खाना पीना भी यहीं से कर लिया करो। अफशा के अल्फाज पर उसने हैरान होकर उसे देखा था। लेकिन यह कैसे मुमकिन है? मुमकिन तो सब कुछ है अगर चाहो तो। सिकंदर ने कुछ कहना चाहा तो अफशा ने हाथ उठाकर उसे टोक दिया। देखो, इसमें हम दोनों का ही फ़ायदा है। मैंने खाला भी को साथ रखा हुआ है, उनका बेटा भी बहुत छोटा है। मुझे बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, ऐसे में एक मर्द की ज़रूरत रहती है। तुम हमारे घर रहना, खाना पीना सब कुछ होगा, बस हमें भी तुम्हारी ज़ात से एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रहेगा। मैं मर्द हूँ, मैं कहीं भी रहकर अपना गुजारा कर सकता हूँ, बस तुम लोगों को परेशानी ना हो। हमें कोई परेशानी नहीं, बस तुम आज ही होटल से अपना सामान उठाओ और यहाँ शिफ्ट हो जाओ। अफशा का अंदाज़ हतमी था। सिकंदर ने भी उसकी बात मान ली थी। वो उस दिन अफशा के यहाँ शिफ्ट हो गया था। ऊपर वाले हिस्से में बने हुए कमरे में से एक कमरे को अफशा ने उसके रहने के काबिल बनाकर सेट कर दिया था। अफशा शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाती थी। वो एक खुद मुख्तार और सेल्फ मेड लड़की थी। उसने सिकंदर से पूछकर अपने कॉलेज में बात कर ली थी, और इस तरह चंद दिन बाद सिकंदर भी उसी कॉलेज में पढ़ाने लगा था। उसे ये शोबा मुश्किल लगा था, लेकिन ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं तो ज़िंदगी की शुरुआत करना ही थी। इसी तरह सिकंदर की ज़िंदगी का एक नया मोड़ शुरू हो गया था जब भी उसकी ज़िंदगी में लाला रुख नाम की लड़की अचानक ही चली आई थी। वो लोग अबू बकर के निकाह के लिए तैयार हो रहे थे। सभी मसरूफ़ थे। फिज़ान ऊपर आए तो अबू बकर लिबास हाथ में पकड़े
बिस्तर के किनारे बैठा हुआ था। चेहरे पर गहरी सोच का अक्स था। क्या बात है बेटा? उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंका। कुछ नहीं, वो मुस्कुराया। उसकी सोच का जमूद टूट गया था। नीचे सभी तैयार हो चुके हैं, तुम भी तैयार हो जाओ, काफ़ी देर हो रही है। हादिया के वालिद के 2 फ़ोन आ चुके हैं, उन्होंने कहा तो अबू बकर सर हिलाकर एकदम उठ खड़ा हुआ था। सुनो बेटा, अबू बकर ने रुक कर फैज़ान साहब को देखा। जी, तुमने अपने वालिदैन के मुतालिक जितना बताया हमने मान लिया, लेकिन क्या ही अच्छा होता तुम्हारे वालिदैन भी तुम्हारी निकाह में शामिल हो जाते। यही मौके होते हैं अपनों से मिलने के, उन्होंने स्वभाव से कहा तो अबू बकर हल्का सा मुस्कुराया। जी, मैंने सोचा था कि दिल से तमाम अदावतें मिटाकर पहल कर लूँ। आपको बता तो चुका हूँ कि मेरी वालदा नहीं है और सौतेली वालदा से कभी बनी ही ना थी। वालिद साहब अपने घर और बाकी लोगों को छोड़े अरसा बीत चुका है, लेकिन मैं कुछ दिन पहले जब अभी हादिया से निकाह की कोई बात तय न थी, सोचा था कि अपने वालिद साहब को भी शादी का कार्ड दे दूँ। मैं वहाँ गया था तो इल्म हुआ कि वो कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी हैं। ओह, तो फिर चले जाते, शायद वो अब तक आ चुके होते। फैज़ान साहब को अफसोस हुआ था। जी, इरादा तो यही था। इस बार मैं उनके घर गया था, वहाँ लॉक था, शायद वो लोग अभी तक आउट ऑफ सिटी हैं। अबू बकर ने रसान से सब बताया तो फैज़ान साहब ने सर हिला दिया। ओके, कोई बात नहीं, तुम तैयार हो जाओ, नीचे सब रेडी हैं, फिर हादिया की तरफ चलते हैं, वो कहकर कंधा थपथपाकर वापस आ गए थे। वो वापस आए तो एक कमरे से सजी सवरी खूबसूरत लिबास ज़ेबतन किए राबिया निकल कर आई थी। उन्होंने रुक कर उसे बगौर देखा। उसके चेहरे पर किसी भी किस्म का कोई भी मलाल रंज न था, बल्कि वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। कान से मोबाइल लगा रखा था। हाँ हाँ, तुम बस अच्छी तरह तैयार होकर बैठो, हम आ रहे हैं। न जाने दूसरी तरफ क्या कहा गया था। वो खिलखिलाकर हंसी थी। वो उस दिन अफशा के यहाँ शिफ्ट हो गई। हम तो दोस्ती के लिए जान भी कुर्बान कर देने के कायल है। ये अबू बकर क्या चीज़ है? फैज़ान साहब के होंठों पर मुस्कुराहट सी रिंग गई थी। ओके ओके बाबा, मैं ज़रा तुम्हारे अबू बकर साहब को भी देख लूँ, कहाँ तक पहुँची उनकी तैयारी। तुम टेंशन न लो, हम वक्त पर ही आएंगे, वो हंसकर कहते सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। राबिया, राबिया, फैज़ान की आवाज़ पर एकदम रुकी थी। जी मामू, वो तेज़ी से उनके पास आ ठहरी। मोबाइल अभी भी कान से लगा हुआ था। जी मामू, वो तेज़ी से उनके पास आ ठहरी। मोबाइल अभी भी कान से लगा था। मैं ज़रा तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। उसने कॉल डिस्कनेक्ट की। फ़िज़ान ने उसे बगौर देखा। उसके चेहरे में उन्हें कोई तशबीह दिखाई दी तो उनके दिल में गुबार सा भरने लगा। उन्होंने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा था। माशाल्लाह, होंठों से बेख्तियार निकला था। खुश हो ना? उन्होंने पूछा तो राबिया ने सरस बात में हिला दिया। जीती रहो। उन्होंने एकदम वार्फतगी से उसे बाजू के आसार में लेकर साथ लगा लिया। ज़िंदगी में वो बहुत कम जज्बाती हुए थे, लेकिन उस पर न जाने क्या हुआ था कि खुद बर से इख्तियार उठता हुआ महसूस हो रहा था। उन्होंने उसका चेहरा थाम कर पेशानी पर बोसा दिया तो राबिया खाइफ हो गई थी। मामू, उसके लिए फैज़ान साहब का ये पुरजोश अंदाज हैरान कुन था। इधर से उधर मसरूफ़ सुरैया बेगम ये मंज़र देखकर एकदम ठटकी थी। वो फ़ौरन करीब आई। उन्होंने फैज़ान की आंखों में नमी सी थी। हमेशा खुद को हर हाल में कंपोज रखने वाला मर्द उस वक्त अजीब सी शिकस्तगी से दो चार लग रहा था। फैज़ान, उन्होंने पुकारा तो राबिया को वालहाना अंदाज में खुद से लगाए। फैज़ान साहब चौंके थे। सुरैया बेगम की आंखों में न जाने क्या था कि वो लब दांतों तले भींच कर राबिया को बाजू के आसार से निकालकर वहाँ से तेज़ी से निकल गए थे। राबिया ने हैरत से उन्हें जाते देखा था। मामी, अम्मी, ये मामू को क्या हुआ? उसने हैरत से माँ को देखा। पता नहीं, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? सारी तैयारी मुकम्मल हो गई क्या? साफ लग रहा था कि उन्होंने बात पलटने की कोशिश की। राबिया ने उलझ कर माँ को देखा। जी, सभी कुछ मुकम्मल है। राबिया को अभी भी अपनी पेशानी पर अजीब से लम्स का एहसास हो रहा था। वो अपनी पेशानी को उंगलियों से छूते अजीब गायबुल दिमागी कैफियत में वहाँ से पलटी थी। उसे भूल गया था कि वो ऊपर अबू बकर को देखने जा रही थी। वो वापस अपने कमरे में आ गई। वहाँ भाभी गुड़िया को तैयार कर रही थी। उसका मोबाइल फिर बजने लगा तो वो अपने जहन को झटकते मोबाइल की तरफ मुतवज्जो हुई थी। सर अब्बास की कॉल थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं राबिया? अब्बास ने पूछा। अल्लाह का शुक्र है। मैं आपकी तरफ आ जाऊँ या फिर सीधा हादिया की तरफ चला जाऊँ? अब्बास ने पूछा। आप वाकई आ रहे हैं सर? उसने अब्बास की बात सुनकर बेयकीनी से पूछा। तो क्या मतलब है, मैं को मजाक कर रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं ये तो नहीं कह रही। आपको जैसा जो मुनासिब लगे कर लें। हमारी तरफ आना है तो आ जाएं, वरना हादिया की तरफ चले जाएं। आपने तो इनवाइट ही नहीं किया। क्या जाता है अगर बंदा सुलाई मार ले तो उसी तरह अब्बास वाकई चुनचाली के मूड में थे। ऐसी बात नहीं सर, ये तो अबू बकर और हादिया का निकाह, हम कौन सा बारात लेकर जा रहे हैं, बस निकाह ही कर रहे हैं। वैसे भी आप कह रहे थे कि आप हादिया की तरफ से शामिल हो जाएंगे, तो मैंने भी इनवाइट नहीं किया। वो तो मैंने आपसे मिलना था, सो हादिया की तरफ से शामिल होने का कह दिया। अब्बास ने कहा तो वो एकदम गहरा सांस लेकर रह गए।
ओके सर, आप ऐसा करें हमारी तरफ ही आ जाएं। आप मेरी तरफ से इनवाइटेड हैं, हम आपका इंतज़ार कर लेते हैं, राबिया ने हजरत में कहा। बाहर से उसके नाम की आवाज़ें पड़ रही थी। उसने जल्दी जल्दी बात समेटना चाही थी। ओके, मैं रास्ते में ही हूँ, कुछ देर में पहुँच जाऊँगा, अब्बास ने कहा। तो राबिया ने चंद एक रस्मी बातों के बाद कॉल बंद कर दी थी। किसकी कॉल थी? भाभी गुड़िया को तैयार कर चुकी थी। बाहर निकलने से पहले उन्होंने पूछा। सर, अब्बास की थी, वो हादिया की तरफ से इनवाइटेड थे, मैंने इनवाइट नहीं किया तो शिकवा कर रहे थे। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुमने अपनी शादी का कार्ड तो भिजवाया था ना, फिर कैसा शिकवा? लेकिन ये तो हादिया और अबू बकर के निकाह का इन्विटेशन था, अपनी शादी से तो मुतल्लिक तो सबको बताकर मैंने आने से एक्सक्यूज़ कर दिया था। ओह अच्छा, वैसे खुश हो ना? भाभी ने पूछा तो वो मुस्कुराई थी। 100% भाभी, सदा खुश रहो। यूं ही मुस्कुराती हंसती वो उसका गाल थपक कर कमरे में चली गई थी। राबिया ने मुस्कुराकर उनको जाते देखा और फिर खुद भी बाहर निकल आई थी, जहाँ सुरैया बेगम किसी काम की वजह से उसे पुकार रही थी। शवार कॉलेज से आने के बाद मुसलसल सरापा इंतज़ार बनी हुई थी। मुस्तफ़ा ऑफिस जा चुका था। शाम का वक्त हुआ तो वह नमाज़ पढ़कर किचन में चली आई थी। लाइबा तो आजकल रेस्ट पर थी। उसकी डिलीवरी के दिन जो नज़दीक आते जा रहे थे, माँ जी उसे मुकम्मल तौर पर आराम करवा रही थी। उसने मुलाजमा के साथ मिलकर खाना पकवाया। 7 बजे के बाद सभी ने घर आना शुरू कर दिया था। वास कहीं इन्वाइटेड था, वो तो जा चुका था। उस वक्त सिवाय मुस्तफ़ा के बाकी सभी अफराद घर पर मौजूद थे। वो मुलाजमा को हदायत देती बाहर आई तो राहदारी से गुजरते ठटकी थी। राहदारी की दूसरी तरफ दुरिया थी, जो किसी से मुखातिब थी। प्लीज़ डोंट वरी, कहा ना जैसे ही मौका मिला मैं लेकर आ जाऊंगी। उफ, तुम क्यों नहीं समझ रहे? इस वक्त मुमकिन नहीं। न जाने किसकी बात हो रही थी। वो आज घर आ गया था। वो किसी भी वक्त घर आ सकता है। आज तो किसी भी तरह मुमकिन नहीं। देखो, मैं कुछ सोचती हूँ और फिर किसी दिन मौका देखते ही कर लूँगी। प्लीज़ डोंट बी सिली। सब्र से जो काम हो वो ज़्यादा अच्छा और फ़ायदेमंद होता है। ओके, डोंट वरी, आई एग्री विथ यू। ओके, सी यू, बाय। आवाज़ बंद हो गई थी। शवार उलझ गई थी। वो फ़ौरन आगे बढ़ गई थी। कुछ दूर जाकर वो फिर रुक गई। दुरिया बड़े मोहतात अंदाज में चलती हुई वापस कमरे में गई थी। शवार उलझती हुई अपने कमरे में चली आई थी। मुस्तफ़ा किसी भी वक्त घर आ सकता था। वो अलमारी खोलकर लिबास निकाल कर वॉशरूम में घुस गई थी। अब्बास राबिया के यहाँ पहुँचा तो सुहेल और फिज़ान मामू ने गर्मजोशी से उसका खैर मुकद्दम किया। वो लोग तैयार ही थे। बहुत ज़्यादा लोग ना थे, चंद करीबी दोस्त अहबाब, 1-2 रिश्तेदार और घर के लोग। अबू बकर की गाड़ी के अलावा 2 और गाड़ियाँ रेंट पर ली थी, जबकि अब्बास अपनी गाड़ी में था। अबू बकर के साथ उसकी गाड़ी में भाभी सुरैया बेगम के अलावा 2 और रिश्तेदार ख़वातीन थी। अबू बकर गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था। बाकी 2 गाड़ियों में बाकी 2 दोस्त अहबाब सवार हो चुके थे। वो फिज़ान मामू के साथ घर के तमाम लॉक्स चेक करती, तमाम लाइट चेक करके वापस आए तो सिर्फ वहाँ सुहेल भाई, मामू और सर अब्बास थे। यकीनन उन सब ने अब सर अब्बास के साथ ही जाना था। राबिया ने उस पर आदत चादर ओढ़ी थी। मेकअप होने की वजह से कुछ चेहरा भी चादर के अंदर कर लिया था। गाड़ियाँ सभी रोड पर थी। वो सुहेल के साथ चलती गाड़ी तक आई तो सर अब्बास मुंतज़िर थे। बाकी गाड़ियाँ रवाना हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम सर। करीब आने पर उसने हस्ब आदत सलाम किया था। अब्बास एक पल को चौंक कर रह गया था। दोनों का अब सामना हो रहा था। शाम के बाद के मलगुजे अंधेरे में खूबसूरत लिबास और जगमगाता वजूद सारी तवज्जो खींच कर ले गया था। उसने सर के इशारे से जवाब दिया। अब्बास ने फ़ौरन उसके लिए पिछला दरवाज़ा खोल दिया था, जबकि दूसरी तरफ फिज़ान साहब बैठ चुके थे। सोहेल भाई फ्रंट सीट पर बड़ा जमान हो चुके थे। उनके बैठने के बाद गाड़ी रवाना हुई तो अब्बास ने गैर महसूस अंदाज में अकब में फिज़ान के साथ बैठी राबिया को देखा तो वो अभी भी चादर चेहरे पर डाले हुए थी और चेहरे का जो थोड़ा बहुत हिस्सा दिखाई दे रहा था वो इस कदर दिलकश लग रहा था कि अब्बास का दिल बार बार पलट कर देखने को मचल रहा था। ताहम वो बामुश्किल खुद को रोक रहा था। भाई और मामू की वजह से राबिया खामोश थी। अब्बास उन दोनों के साथ ही बात कर रहा था। वो लोग जल्दी हादिया की तरफ पहुंच गए थे। बाकी लोग घर के बाहर ही उनके मुंतज़िर थे। वो सब लोग हादिया के घर वालों की तरफ से फूलों की पत्तियों की बरसात भी अंदर की तरफ बढ़े थे। बरसात में अंदर की तरफ बढ़े थे। उन सब का बड़ा पुरजोश खैर मुकद्दम किया गया था। हादिया की तरफ से काफ़ी सारे मेहमान मौजूद थे। उन्होंने घर के लॉन में बाकायदा सजावट और स्टेज बनाकर इंतज़ाम कर रखा था। एक तरफ खाने का इंतज़ाम था, टेबल सेट थी। अंदर आकर राबिया ने चादर उतार दी थी। ख़वातीन और मर्द हजरात की सेटिंग अलहदा थी, ताहम दरमियान में किसी भी किस्म का कोई पर्दा न था। सोहेल और अबू बकर के साथ बैठे अब्बास की निगाहें बार बार अपनी भाभी और माँ के साथ दूसरी तरफ ख़वातीन की तरफ बैठी राबिया के वजूद की तरफ उठ रही थी। इंतहाई दिलकश, सरापा, मुनासिब वजूद और कदो कामत। बहुत अरसे बाद अब्बास के अंदर फीलिंग्स पैदा हो रही थी।
आदला को उसकी खूबसूरती और हद से बड़े हुए कॉन्फिडेंट की वजह से उसने सेलेक्ट किया था, जबकि राबिया तो आदला से बिल्कुल मुतज़ाद थी। राबिया का किरदार, उसका इखलाक, उसके एतवार सब आदला से मुख्तलिफ थे। शायद राबिया की मुतवज्जो होने के लिए यही सबब बना था। राबिया हादिया से मिलने का कहकर अंदर की तरफ बढ़ी तो अब्बास भी सुहेल और अबू बकर से एक्सक्यूज़ करता वहाँ से निकल आया था। हादिया के उनसे फैमिली टर्म थे, सो अब्बास को यहाँ मौजूद देखकर हादिया के वालिद बहुत खुश हुए थे। राबिया जैसे ही अंदरूनी दरवाजे को अबूर करके अंदर दाखिल हुई थी, अब्बास भी फ़ौरन पीछे आ गए थे। राबिया उसकी पुकार पर रुकी थी। अब्बास फ़ौरन उसके सामने आ रुके थे। कैसी हैं? अब्बास ने मुस्कुराकर पूछा तो वो मुस्कुराई। बिल्कुल ठीक, अच्छी लग रही हैं, अब्बास ने कहा तो वो चौंकी, उलझ कर उसे देखा। जी, आपसे कल मिलने की दरख्वास्त की थी मैंने, अब्बास ने कहा तो वो उलझ कर देखने लगी। हाँ तो आपको बुला तो लिया है मैंने। अब्बास राबिया के बात पर एकदम खिलखिलाकर हंसा था। हाँ, मैंने आपको बताया था कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। राबिया ने सर इस बात में हिलाया। हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? हादिया के पास जा रही हूँ, आप भी चलें, उधर ही बात कर लेते हैं। नहीं, बात ऐसी है कि मैं इस कदर हजूम और शोर शराबे में नहीं कर सकता। राबिया ने उलझ कर सर अब्बास को देखा। आमूलिये से बरक्स आज वो निकसिक से तैयार अच्छी ड्रेसिंग में थे। तो कहीं चलें? अब्बास के अंदाज ही नहीं, आज मिजाज भी निराला था। कहाँ? वो मशकूक हुई। कहीं बाहर? राबिया ने घूरा। क्यों? अहम बात है इसलिए। अंदाज पुरसकून था। ऐसी क्या ख़ास बात है जो यहाँ नहीं हो सकती? चिढ़कर पूछा। कुछ ख़ास है तो कह रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं कहीं नहीं जा सकती, जो भी कहना यही कह ले। वो फ़ौरन इनकारी हुई। ओके, एक प्रपोज़ल है आपके लिए। प्रपोज़ल के लफ्ज़ पर राबिया ने उलझ कर देखा। कैसा प्रपोज़ल? एक जॉब का। आवाज़ के होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट थी। जॉब की नोयत मुख्तलिफ होगी कुछ इस बार। राबिया ने उलझ कर देखा। आवाज़ की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। 24 घंटे की जॉब होगी और लोकेशन ऑफिस की बजाय घर होगा। राबिया कुछ ना समझ पाई थी। जी सर, ये कैसी जॉब है भला? आवाज़ हंस दिया था। जिस तरह आपने सर की रट लगा रखी है, मुझे लगता है मैं यहाँ खड़े होकर सारी उम्र भी जॉब की नोयत समझाता रहूँगा तो भी आपको समझ नहीं आएगी। अब ऐसी भी बात नहीं, वो एकदम शर्मिंदा हुई थी। अगर आप सादा अल्फाज में वजाहत कर दे तो मुझे समझने में आसानी होगी कि ये किस किस्म की जॉब है। वो दोनों राहदारी में खड़े थे। इर्द गिर्द से कोई ना कोई गुजर रहा था। आई मेरे साथ। अब्बास ने एकदम राबिया का हाथ थामा और चलना शुरू कर दिया। राबिया तो एकदम हैरत से गुम बगैर कुछ समझे उसके साथ घसीट रही थी। वो उसे लेकर कदरे पुरसकून से गोशे की तरफ आ रुका था। ये घर का अंदरूनी हिस्सा था, खुला हॉलनुमा कोई कमरा। यहाँ लोगों की आमदोरफ्त बहुत कम थी। आसान लफ्ज़ों में मैं इस जॉब की वजाहत ये है कि मैं आपको प्रपोज़ कर रहा हूँ। अब्बास ने अभी भी उसका हाथ थाम रखा था, बहुत मजबूती से दोनों हाथों में। उसका हाथ थाम कर राबिया को देखते उसने कहा, विल यू मैरी मी? जी। राबिया एकदम साकित हुई थी। अब्बास के हाथ की पुरजोश शद्दत और आंखों में मौजूद चमक, वो तो शशदर रह गई थी। शादी करेंगे मुझसे? राबिया ने एकदम हाथ खींच लिया था। ये क्या कह रहे हैं आप सर? उसके चेहरे पर शदीद नागवारी की कैफियत पैदा हुई थी। क्यों, बुरा लगा आपको क्या? आवाज़ भी एकदम संजीदा हुआ था। राबिया ने उलझकर सर को देखा। एकदम आंखों की चमक मानित पड़ गई थी। नहीं सर, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कैसे मुमकिन है। कहाँ आप, कहाँ मैं? वो हैरत से गुम थी। आप शायद मेरे मैरिड होने की वजह से मातरज हैं। प्लीज़ सर, मुझसे ऐसी कोई बात मत करें। क्यों? अगर ये मजाक है तो इंतहाई गैर संजीदा मजाक है। मुझे ये सब बहुत बुरा लग रहा है, राबिया ने तल्खी से कहा। क्यों, किसी लड़की को प्रपोज़ करना बुरा होता है क्या? राबिया ने गहरा सांस लिया। वो खामोशी से आवाज़ की साइड से होते वहाँ से जाने लगी थी। जवाब तो देती जाए, आवाज़ ने कहा तो वो रुकी। मेरे मामले में किसी भी किस्म के सवालों जवाब का इख्तियार मेरी फैमिली के पास है। अव्वल तो मुझे इस प्रपोज़ल से शदीद हैरत हो रही है, और फ़र्ज़ करें अगर मुझे कोई एतराज़ ना भी हो तो भी मैं इस प्रपोज़ल को अपने लिए सूटेबल नहीं समझूंगी। लेकिन जो भी कहना है वो मेरे बड़ों से कहिए। मेरी ज़ात से मुतल्लिक हर तरह के फ़ैसले का इख्तियार सिर्फ उनको हासिल है। वो कहकर चली गई। अब्बास पुरसोच अंदाज में उसे जाते देखता रहा। मुस्तफ़ा घर आया तो सजी सवरी सी शहवार मुंतज़िर थी। मुस्तफ़ा को लगा कि जैसे एकदम सारी असाबी थकन कहीं जा सोई हो। शहवार किचन में मौजूद थी। मुस्तफ़ा सीधा वहीं आ गया था। मसरूफ़ हो, खाना तैयार था। वो मुलाजमा की मदद से टेबल पर लगवा रही थी। मुस्तफ़ा को देखकर संजीदगी इख्तियार की थी। जैसे आप पिछले कई दिनों से सख्त बिजी हैं। तीखा सा जवाब देकर उसने डोंगे में सालन निकालकर मुलाजमा को थमाया। मुलाजमा मुस्कुराती हुई दोनों को मायनी खेजी से देखती वहाँ से चली गई थी। मुस्तफ़ा ने घूर कर देखा। देखो, ऐसी बातें करोगी तो लड़ाई होगी फिर। आप सुलह ही कब रहने देते हैं? वो भी संजीदा थी। मतलब हमारी अब तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं वो सब मेरी वजह से हुई हैं? सच तो यही है। शहवार का अंदाज़ हनूज़ वही था।
सच की कुछ लगती, मैं थोड़ा सा मुंह बनाऊँ वो फ़ौरन दिखाई देता है, और जो ढेरों के हिसाब से मोहब्बत निछावर करता हूँ वो कहीं दिखाई नहीं देती। हाथ पकड़कर करीब करते मुस्तफ़ा ने कहा। तो शवार कन्फ्यूज़ होने लगे। जब कोई बिला वजह नाराज़ होगा तो जवाबन दूसरा बंदा यही सोचेगा ना, वो बिला वजह नहीं था, मुस्तफ़ा ने संजीदगी से कहा। तो फिर उस दिन क्यों और किस बात पर नाराज़ होकर गए थे? मुस्तफ़ा को संजीदगी से देखते पूछा। नाराज़ नहीं था, बस गुस्सा था। लेकिन क्यों? मैंने क्या किया था? आपने दोपहर में भी कहा था कि मेरी गलती थी। ऐसी क्या गलती थी जो मेरे खुद भी इल्म में नहीं? वो बहुत संजीदा नज़र आ रही थी। क्या सारी बाज़पुर्स यहीं कर लोगी? खाना वगैरह कुछ नहीं दोगी? यार सख्त भूख महसूस हो रही है। पहला काम पेट पूजा, फिर कोई काम दूजा। शरारत से खुद के करीब करते चेहरे पर झुककर कहा। तो शवार के चेहरे के तेवर और रंग दोनों एकदम बदले थे। खाना तैयार है, टेबल पर चले, मैं सबको इत्तला दे दूँ, वो कहकर मुस्तफ़ा को पीछे करती बाहर निकल गई थी। खाना सभी ने मिलकर खाया था। खाने के बाद चाय का दौर चला था। आज मुस्तफ़ा काफ़ी दिनों बाद सब में यूँ मिलकर बैठा था। तो बाप भाई और बाबा साहब से एक लंबी डिस्कशन हुई थी उसकी। शवार कमरे में इंतज़ार करते करते थक गई तो लेट गई थी। तब कहीं जाकर मुस्तफ़ा कमरे में आया था। वो करवट बदले लेटी रही तो मुस्तफ़ा बिस्तर पर आकर उसके करीब ही बैठ गया था। शवार ने आंखें बंद कर ली थी। इतनी खूबसूरत लग रही हो इन कपड़ों में, ऐसे में यूँ नाराज़ सी अच्छी नहीं लग रही। मुस्तफ़ा ने उसकी आंखों से बाजू हटाकर देखना चाहा तो उसने बाजू खींच लिया था। हाँ, जैसे नाराज़ होने के सारे इख्तियारात तो बस आपको ही तो हासिल हैं। वो बहुत संजीदा थे। मुस्तफ़ा हंस रहा था। झुककर उसकी पेशानी छूना चाही तो वो पीछे खिसक गई। देखो, अब तुम खुद ज़्यादती कर रही हो। इतने दिनों बाद हम दोनों मिल रहे हैं, ऐसे तो मत करो। मैं जो पिछली कई रातों से सख्त अज़ियत में हूँ वो कहीं नज़र नहीं आ रही। अब अपना दिल है तो मोहब्बत जताने को पास आ गए। वो सख्त खफा था। मुस्तफ़ा ने एक गहरा सांस लिया। ओके बाबा, सीज़ फायर, मुस्तफ़ा ने हाथ उठाकर सुलझ अंदाज में कहा। तो शवार ने संजीदगी से देखा। मुस्तफ़ा मुस्कुराया तो उसने गहरा सांस लिया। वो उठकर बैठ गई थी। मुस्तफ़ा भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठ गया था। बाजू शवार की कमर के पीछे हमाल करते उसे खुद से करीब कर लिया था। मैं बहुत टेंस रही हूँ। आप क्यों खफा हुए थे उस दिन? उसकी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई थी। उस दिन मैंने तुमसे जब पूछा कि तुम कहाँ थी तो तुमने मुझे उल्टा जवाब दिया था। मैं पहले ही किसी वजह से गुस्से में था। ये जवाब सुनकर और गुस्सा आ गया था। मैं उस दिन दुरिया के साथ शॉपिंग के लिए गई थी। दुरिया को जाना था। माँ जी को अकेले भेजना अच्छा नहीं लग रहा था तो उन्होंने मुझे साथ भेजा था। तो यही बात तुम उस दिन भी बता सकती थी ना, तो आपने मौका ही कब दिया था? उसने जताया। तो मुस्तफ़ा ने पुरसोच नज़रों से शवार को देखा। एक और सवाल पूछूंगा? शवार ने सवालिया नज़रों से मुस्तफ़ा को देखा। मुस्तफ़ा ने अपना मोबाइल उठाकर व्हाट्सएप निकाल कर उसमें मौजूद वो पिक निकाल कर शवार के सामने की थी। ये कब की तस्वीर है? शवार ने हैरान होकर तस्वीर को देखा था। ये वो तस्वीर से ज़्यादा उसके साथ लिखी सतर पढ़कर परेशान हो गई थी। कितने गंदे अल्फाज में उस पर कमेंट्स किए गए थे। मुझे नहीं पता। वो वाकई परेशान हो गई थी। मैं खुद पहली बार तस्वीर देख रही हूँ। और ये लड़का कौन है? मुस्तफ़ा ने फिर सवाल किया। तो शवार ने परेशानी से मुस्तफ़ा की शक्ल देखी। वो बिल्कुल संजीदा था। ये हाशिम है, हमारा क्लास फेलो, वहीं जिसका एक बार कॉलेज की कैंटीन में अयाज़ के साथ मेरे साथ बदतमीज़ी करने पर झगड़ा हुआ था। मुस्तफ़ा ने बगौर उसकी बात सुनी और फिर एक गहरा सांस लिया। लेकिन ये है क्या? मुझे समझ नहीं आ रही। ये पिक उस दिन जब मैं गुस्से में गया था तभी अयाज़ ने सेंड की थी। अयाज़ ने? शवार एकदम खौफज़दा हुई थी। यस, अयाज़ ने। मुस्तफ़ा ने शवार के उलझे हुए परेशान चेहरे को देखा। कुछ अंदाज़ा है ये कब की तस्वीर है? शवार ने पिक को बगौर देखा और फिर नफ़ी में सर हिला दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, हो सकता है एडिटिंग हो। उसने अपना ख्याल जाहिर किया। तो मुस्तफ़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं चेक करवा चुका हूँ, ये रियल पिक है। मुझे इल्म नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। वो उलझी थी। याद करने की कोशिश करो। तुम कब उस लड़के के साथ और कहाँ खड़ी थी? मुस्तफ़ा ने कहा। तो शवार ने चौंक कर मुस्तफ़ा को देखा। आप इस हाशिम के साथ खड़े देखकर मुझ पर शक कर रहे हैं क्या? माय गॉड, दिमाग ख़राब है तुम्हारा। मैं क्यों शक करूँगा? अगर शक नहीं कर रहे तो फिर मुझसे क्यों ये सब पूछ रहे हैं? उस दिन आप उस पिक की वजह से मुझसे नाराज़ हो गए थे ना? शवार का मूड एकदम बदला था। गया तो बस इस वजह से था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं तुम पर शक कर रहा हूँ। तो फिर इस सारी बात का क्या मतलब है? या तो आपको मुझ पर शक है या फिर गुस्सा। और गुस्सा क्यों आया था? गुस्सा यार तुम्हारे जवाब पर आया था, और इससे बढ़कर ये बकवास पिक देखकर। मेरा इस पिक से ऐसा वैसा कोई ताल्लुक़ नहीं। ये पिक अयाज़ ने सेंड की है। उसी से जाकर पूछिए कि उसने क्यों सेंड किया और कहाँ से हासिल किया। वो एकदम सख्त गुस्से का शिकार हुई थी। उसके अंदर शदीद बदगुमानी पैदा हुई थी। उससे लग रहा था कि जैसे मुस्तफ़ा उस तस्वीर को लेकर उसके किरदार पर शक कर रहा है।
वो तो मैं उससे भी पूछ लूँगा, इस घटिया हरकत पर उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन पहले तुम बताओ ये पिक कहाँ की है? मुस्तफ़ा ने कहा तो शवार ने संजीदगी से मुस्तफ़ा को देखा और फिर एकदम बिस्तर से उतर गई। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? उसे जूता पहनकर दुपट्टा दुरुस्त करते बाहर की तरफ कदम बढ़ाते देखकर मुस्तफ़ा भी एकदम पीछे लपका था। आप मुझ पर शक कर रहे हैं और मैं बड़े हौसले से बैठकर सब कुछ सुन लूँ, नामुमकिन। तुम बात को गलत रुख पर मत लेकर जाओ शहवार। मेरा तो रोज़ाना कॉलेज में हॉस्टल में कहीं ना कहीं हाशिम से सामना हो जाता है। मुझे अब क्या इनके ये कब की तस्वीर है, लेकिन जिस तरह आप सारी तफ्तीश कर रहे हैं इससे तो बस एक ही मतलब निकलता है कि आपको मुझसे ज़्यादा इस तस्वीर भेजने वाले की इस घटिया बात से इत्फाक है जो उसने ऊपर लिख रखी है। शवार प्लीज़ डोंट बी सिली, ऐसी कोई बात नहीं। बात को गलत रुख पर जाते और बिगड़ते देखकर मुस्तफ़ा ने सख्ती से शवार का बाजू पकड़कर टोका, लेकिन शवार ने झटके से अपना बाजू खींच लिया था। मैं समझती थी आप मुझ पर बहुत एतमाद करते, मुझसे भी ज़्यादा आप मुझे जानते और कभी भी किसी भी सिलसिले में मुझे आपको वजाहत देने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन मुझे ये जानकर ही हैरत हो रही है कि आप उस दिन इस बात को लेकर मुझसे खफा होकर गए थे और मैं कहीं कितनी कॉल्स करती रही, मैसेजेस करती रही और आपने पलट कर देखा तक नहीं। और अब जबकि यहाँ हैं तो क्लियर करवा कर आए हैं कि ये पिक अयाज ने सेंड की थी। वो तो फट पड़ी थी। शहवार, मैं तुमसे किसी भी किस्म की वजाहत नहीं मांग रहा। तब का गुस्सा एक वक्ती गुस्सा था और मैं अब भी तुम्हारे किरदार पर इस तरह यकीन रखता हूँ। तुमसे इस तस्वीर की लोकेशन और सिचुएशन के बारे में बस इसलिए पूछ रहा था कि मुझे सब अच्छी तरह क्लियर हो जाए कि असल कहानी क्या है। असल कहानी तो ये है कि वो शख्स बस किसी न किसी तरह मुझे बदनाम करना चाहता है और इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि उसने जिस मकसद के लिए ये पिक सेंड की थी उसका मकसद आपने पूरा कर दिया। वो तलखी से कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। लेकिन तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? मुस्तफ़ा फिर सामने आ गया था। जहन्नुम में। वो साइड से होकर दरवाजे की तरफ लपके। मुस्तफ़ा ने उसका हाथ थाम लिया। अहम को किसी बातें मत करो, तुम बात को गलत रुख पर ले जा रही हो। मुस्तफ़ा को गुस्सा आना शुरू हो गया था। गुस्से से टोका तो शवार ने तलखी से हाथ खींच लिया। बात मैं नहीं, आप मुझ पर शक करके बिगाड़ चुके हैं। तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर तुम बाहर गई तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दरवाजे पर हाथ रखकर गुस्से से उंगली उठाकर वार्न किया। इस वक्त आपसे ज़्यादा बुरा मुझे और कोई लग भी नहीं रहा। मुझे जाने दें। अगर मैं यहाँ कुछ देर और रुकी तो बात बहुत बिगड़ेगी। मुस्तफ़ा का बाजू दरवाजे से हटाकर उसने दरवाज़ा खोला। ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन याद रखना तुम अपनी मर्ज़ी से यहाँ से जा रही हो और दोबारा इस कमरे में सोच समझ कर ही आना। ना मैं बात को बिगाड़ रहा था और ना ही वजाहतें मांग रहा था। बीवी हो तुम मेरी। एक करप्ट इंसान तुम्हारी तस्वीर किसी दूसरे इंसान के साथ बना के मुझे सेंड करता है और गंदा सा स्टेटस भी साथ देता है, तो क्या ऐसे आलम में मुझे हकीकत क्या है इसकी तलाश का कोई हक हासिल नहीं? मुस्तफ़ा का बरहमी से बुरा हाल था। शबार जवाबन कुछ नहीं बोली, बस कमरे से निकल गई थी। अहमक, नॉनसेंस। मुस्तफ़ा ने बहुत गुस्से से दीवार पर हाथ मारा था। निकाह की सारी तकरीब बहुत खैर आफियत से सर अंजाम पाई थी। अबू बकर के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट थी, जबकि हादिया का खुशी से और ही आलम था। बाकी सारी तकरीब में राबिया अब्बास से छुपती फिर रही थी। अब्बास भी संजीदा संजीदा सा था। हादिया की रुखसती बाद में थी। अभी सिर्फ निकाह हुआ था। वापसी पर सभी गाड़ियों की तरफ बढ़े तो अब्बास फिर से उसके रास्ते में आ रुका था। आप मेरे साथ चलेंगी? आप तो अपने घर जाएंगे, हम लोग किसी न किसी गाड़ी में एडजस्ट हो जाएंगे। शुक्रिया। अंदाज कतराया सा था। मुझे आपसे और भी बहुत सी बातें करनी है, अब्बास ने कहा। इतना कुछ कह तो चुके और क्या रहता है कहने को? नज़रों को झुकाया उसने कहा तो अब्बास मुस्कुराया। अभी अपने दिल की बातें तो मैंने आपसे शेयर ही नहीं की। राबिया एकदम घबराई थी। प्लीज़ सर, परेशान मत करें। आपको इस तरह की हरकतें ज़ेब नहीं देती। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। अगर ये सब जस्ट फॉर फन है तो मैं एक्सक्यूज़ करती हूँ। आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं आपकी टाइप की लड़की नहीं हूँ। वो तलखी से कहकर एक्सक्यूज़ करती वहाँ से चलती अबू बकर की गाड़ी में जा बैठी थी, जहाँ भाभी और सुरैया बेगम पहले ही बैठी हुई थी। अब्बास ने बहुत संजीदगी से उसे जाते देखा। तुम समझ रही हो कि मैं जस्ट फॉर फन या टाइम पासिंग के लिए तुम्हारी तरफ बढ़ा हूँ? तो ऐसे ही से अब मैं थ्रू प्रॉपर चैनल से ही तुम्हारी तरफ आऊँगा। गाड़ी में बैठी राबिया को देखकर मुस्कुराकर अब्बास ने दिल में मसमम इरादा बांधा था। वो रात अस्पताल में ही रुकी थी। रोशी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। एहसन भी काफ़ी थका हुआ था, वो भी घर पर रुक गया था। वकार साहब भी घर पर ही थे। वो कुछ वक्त सबोही के पास रुकी थी, फिर नर्स आ गई थी। वो वलीद के कमरे में आ गई थी। वलीद सो रहा था। नर्स उसकी आमद पर बाहर चली गई थी। वो वलीद के बिस्तर के पास चेयर पर टिक गई थी। वलीद की कंडीशन अब काफ़ी बेहतर थी। उसका इरादा कुछ देर यहाँ बैठने का था और फिर वलीद के जागने से पहले उठकर चले जाने का था। वो वलीद की फ़ाइल उठाकर देखने लगी थी। सारा दिन की थकी आ रही उसे पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई थी। वलीद के सर में शदीद दर्द की टेसें उठी। उसकी आंख खुली, लेकिन सामने कुर्सी पर बैठे वजूद को देखकर वो अपनी जगह साकित हो गया था। दिल के अतराफ में दर्द की अजीब सी टेसें उठी थी। वलीद ने लब भींच लिए थे। अना का सर ढलक कर
कुर्सी की बैक से जा लगा था और सीने पर फाइल औंधी पड़ी हुई थी। वो काफ़ी अनईजी सोई हुई थी। वलीद ने उसे नज़रअंदाज करना चाहा था लेकिन कर नहीं पाया था। उसके सर में दर्द हो रहा था। नर्स भी कमरे में मौजूद न थी। वो होती तो शायद उससे ही कोई टैबलेट मांग लेता। डॉक्टर्स ने बताया था कि एक्सीडेंट में उसके सर पर चोट लगी थी जिसकी वजह से उसके दिमाग का हिस्सा भी मुतासिर हुआ था। लेकिन उसके होश में आने के बाद, उसके तमाम टेस्ट होने के बाद उसके दिमाग की रिपोर्ट क्लियर आई थी। मगर कभी कभी शदीद दर्द की लहरें उठने लगती थी। अना, वलीद ने पुकारा तो अना एकदम हड़बड़ा कर उठी थी। वो शायद कच्ची नींद में थी। वलीद को जागते पाकर फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ी थी। क्या हुआ, कुछ चाहिए? वो पूछ रही थी। वलीद का जी चाहा कि इनकार कर दे लेकिन फिर न जाने कैसे खुद ब खुद उसके मुंह से ये सब निकल गया था। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। वलीद की बात सुनकर अना के चेहरे पर एकदम तशवीश की झलक नज़र आने लगी। ज़्यादा सीरियस तो नहीं? करीब आकर पेशानी पर हाथ रखते उसने पूछा था। वलीद एकदम साकित हो गया था। अना के गर्म हाथ का लम्स उसकी पेशानी पर अजीब सा तासुर छोड़ रहा था। हाँ, काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा। अना परेशान हो गई थी। तुम इन मेडिसिन में से देखो, शायद कोई गोली हो इसमें। वलीद के कहने पर वो जल्दी से टेबल पर मौजूद अद्वियात चेक करने लगी थी। उसने एक पत्ते में से एक गोली निकाल ली और गिलास में पानी इंडेल कर वो फिर वलीद के पास आ गई थी। सर की चोट की वजह से वलीद को अभी खुद से उठने की परमिशन ना थी। अना ने झुककर एक हाथ उसके सर के नीचे रखकर एहतियात से उसके कंधों को उठाकर उसे गोली थमाकर गिलास दिया था। वलीद ने गोली निकली तो गिलास लेकर उसने उसका सर फिर तकिए पर रख दिया था। शुक्रिया। वलीद का अंदाज़ एकदम नॉर्मल सा हो गया था। कोई बात नहीं। अना हल्का सा मुस्कुराई। फिर दूसरी तरफ से खामोशी छा गई थी। पुप्पो कैसी हैं? वलीद ने पूछा तो अना ने सर हिलाया। अब बेहतर है। आपका पूछ रही थी, शायद कल आपके पास आए। वो खुद से चल फिर सकती हैं अब, उसने धीमे से बताया। और कौन कौन रुका इस वक्त यहाँ? उसने पूछा। अंदाज संजीदा था। सिर्फ मैं ही हूँ। क्यों, बाकी लोग कहाँ हैं? रोशी की तबीयत कुछ ठीक ना थी, वो घर पर है। मामू खुद बीमार इंसान है, वो कैसे रुकते? पापा सारा दिन यहीं ही थे और एहसन भाई उसकी वजह से घर चले गए थे। वली ने सर हिलाया। पप्पो के पास इस वक्त तो कोई नहीं होगा। मैं उनके पास ही तो थी, कुछ देर पहले नर्स को छोड़ कर आई थी। वलीद आंखें बंद कर गया था। ना कुछ देर मज़ीद वहाँ रुकी और फिर वलीद के सोते वो दोबारा वहाँ से निकल आई थी। तो ये थी आज की एपिसोड। और अगर देखा जाए तो जो सिकंदर है उसके जैसे माँ बाप की डेथ हो गई और फिर वो इस तरह से हो गया कि मतलब उसको कहीं और रहना पड़ रहा है। और वो अब अफशा, यानी कि हमें पता है कि अफशा ही तबिंदा बुआ है, मतलब एक तरह से तो लग रहा है कि वही तबिंदा बुआ है। और फिर और क्या हुआ कि जिस तरह से उसको प्रपोज़ किया गया, मतलब राबिया को प्रपोज़ किया अब्बास ने, सो ये भी कुछ आप लोगों को एक्साइटेड तो लगा होगा कि शायद राबिया का भी कुछ करैक्टर होगा इम्पॉर्टेंट। और इसके अलावा फिर शहवार ओवर एक्ट कर रही थी। मतलब मुस्तफ़ा ने साबित किया कि वो वैसा ही जेंटलमैन है और उसने अपनी परंपरा को कायम रखा, लेकिन शहवार यहाँ पर ज़्यादा ओवर एक्ट कर गई। लेकिन हम इन दोनों कपल्स को प्लस पॉइंट इस वजह से दे देते हैं क्योंकि वो समझ भी जाते हैं, मतलब उनको फ़ौरन रियलाइजेशन हो जाती है तो वो इंसान ही, ऑफ कोर्स उसका भी रिएक्शन वो हीट ऑफ द मोमेंट था, तो उस वजह से वो ज़्यादा वो भी रिएक्ट कर गई। तो लेकिन अगर मुस्तफ़ा उसको बता भी रहा है कि नहीं मैं नहीं कर रहा, तो भाई तुम सीधी तरह उसको बताओ कि वो लोकेशन जानना चाह रहा है अयाज़ की, ये वो, और उसको वाकई में नहीं याद आ रहा। अपने कपड़े देखे, इतनी स्टूपिड, इतनी डम तो नहीं लगती अपने कपड़े, लेकिन वो एक तरह से ना बात इंसान के दिमाग में फ़ौरन चली जाती है तो उसके माइंड में नहीं होता। क्योंकि जब आपको इस तरह की हो ना सिचुएशन, आपको नहीं पता चलता कि अच्छा ये किस वक्त की, कोई पिक्चर ऐसे ही दिखा दे और आपको पता ही नहीं है कि कोई आपकी किसी ने पिक्चर ली और बाद में आप देखो तो आपको नहीं अंदाज़ा होता कि वो किस वक्त की है। तो मे बी शहवार को नहीं याद होगा, तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं तो उसके मेरी बातचीत हो जाती है, उसने पता नहीं कब दी है तुम्हें ये वो। तो और उधर से दुरिया बड़ी बदतमीज़ है, उसका क्या ही कहे। और मतलब मैं अब ज़्यादा इस बातों पर ज़्यादा नहीं बोल रही, लेकिन ओवरऑल सब कुछ बहुत स्मूथली जा रहा है, कुछ भी झोल नज़र नहीं आ रहा है, सब अच्छा जा रहा है। और अब्बास का थोड़ा सा मुझे ओवर लग रहा था, खिलखिला कर हंसना उसका मुझे थोड़ा सा स्टूपिड वाली साउंड किया, लेकिन खैर लड़के भी शायद खिलखिला कर हंसते हों। तो फिर उसके बाद और क्या हुआ, ये वलीद और अना का
ये भी अब अना ऑफ कोर्स ठीक हो जाएगी और वलीद अब इनका कुछ समझ नहीं आ रही कि इनके रिलेशन का क्या बनेगा। सारी दुनिया को अब पता चल गया कि अना कोई ऐसा नहीं, सबके रिएक्शन का पता चल गया। सब यही सोच रहे थे कि ऐसा किसी का रिएक्शन नहीं होता। रोशनी भी उसको देखा इतनी देर से वो दुआएं मांगती रही, उसके बाप ने उसको इतनी दफ़ा देखा, सब ने नोट किया। और फिर शहवार को उसने जिस तरह से बता दिया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस सारे पीरियड के दौरान काशफा किधर है? मतलब एक बंदी जो आपके पीछे पड़ी हुई है, ठीक है वो कुछ खैर खबर तो लेती वलीद की, बेशक उसी ने ही करवाया हो ये सारा कुछ, लेकिन उसको थोड़ा बहुत तो खैर खबर रखनी चाहिए ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और उधर से पता नहीं क्या सारा सिस्टम चल रहा है। तो खैर ये अगली एपिसोड पर पता चलेगा कि आगे क्या होता है। और मज़ीद रिश्तों का भी कंफर्म नहीं, क्योंकि लाला रुख अभी तक मंजर आम पर नहीं आई है, तो उससे ज़्यादा किरदार खुलेंगे। वैसे तो हमें पता चल गया कि अफशा के कज़न है सारे, और अफशा का कज़न सिकंदर भी है, तो इस लिहाज से सारे एक दूसरे के कज़न्स हैं। मतलब सबकी एक दूसरे की पहचान है, ठीक है। मतलब बेशक उनका कोई जैसे कि वो सौतेला है भाई, लेकिन वो उसकी कज़न तो है ना, ताबिन्ना बुआ, ठीक है। और फिर वो उनका भाई है, फैज़ान साहब उनके भाई हैं। और अब पता नहीं, अब आगे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है जिस तरह से ये सारी स्टोरी खुलेगी और सारा कुछ पता चलेगा। और फिर बाबा साहब, पता नहीं इसी में सीन हुआ है ना कि बाबा साहब उससे बातें अच्छा, मैं आगे पीछे भी पढ़ती रहती हूँ तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, अगर मैं आगे पीछे बोल दूँ तो बाबा साहब भी जैसे उससे खुलकर बातें करते हैं कि वो मेरी फ़ैज़ान की बेटी है, मेरी फ़ैज़ान की निशानी। मतलब उसका ख़ानदान भी अब कंफर्म हो गया है कि वो उसकी कज़न है, और वो सारा कुछ पता चल जाता है। तो मुस्तफ़ा यार, ही इज़ अ जेंटलमैन। उसने अपनी परंपरा को, मुझे तो यही सारी चीज़ अच्छी लग रही है कि उसने अपने आप को वो कायम रखा है, जो उसका एक करैक्टर है वो उसी के अंदर रहा है। यहाँ पर राइटर की यार सारी बात होती है राइटर की, वो अगर अपने करैक्टर को एकदम से डिफरेंट कर देना तो समझ नहीं आती, आप भी कंफ्यूज हो जाते कि यार ये क्या। अब मुस्तफ़ा का जो करैक्टर है ना, सेंसिबल जेंटलमैन का, वो अभी तक वैसा ही है, उसको चेंज नहीं किया। शहवार का जज्बाती है, वो फ़ौरन जज्बाती हो जाती है। नो डाउट शी इज़ नाइस, शी इज़ लविंग केयरिंग, और वो उसके वो सारी बात बता भी देती है, और वो वैसे ही उसके साथ शेयर कर देती है। अब भी उसने बता दिया कि वो उसके साथ गई हुई थी, नॉर्मल तरीके से उसने पूछा, उसने बता दिया। तो लेकिन फिर भी वो थोड़ी कहीं ना कहीं तो जज्बाती है ना, उसकी वो पर्सनैलिटी का हिस्सा है। तो राइटर ने उसकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ डाली हुई है, और अना की जो पर्सनैलिटी है वो उसमें है, और वलीद की जो पर्सनैलिटी, सबके जो जो करैक्टर्स है ना वैसे ही हैं। और जिस तरह से राबिया की पर्सनैलिटी है, राबिया जैसे ही उसका रिएक्शन होता है वैसे ही उसने भी रिएक्ट किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर देखें तो हर एक की अपनी, वो क्या कहते हैं ना कि एक करैक्टर है, और वो उसी जोन में है, डिफरेंट जोन में नहीं गए। और हम भी इससे कंफ्यूज नहीं हुए, हमें समझ लग गई कि हाँ मुस्तफ़ा है तो वो ऐसे ही करेगा, शहवार है तो वो ऐसे ही करेगी, अयाज़ है उसने बदफितरत ही काम करना है, उसने अपनी कमीनगी दिखानी है, कमज़ोरी दिखानी है, वो वैसे ही करेगा। सुमेरा शरीफ तौर का ये बहुत ज़बरदस्त नावल है। और जब मैंने पढ़ा था तो मैं तो इसके कभी भी शॉर्ट नावल्स भी स्किप नहीं करती थी। और आप लोग सुमेरा के अगर और नावल सुनना चाहते हैं तो एक आज मेरा ख्याल मैंने पढ़ा हुआ है नावल, वो भी सुन सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि एक तरह से सारे नावल लिखे जाएं। कुछ राइटर्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक्स पर लिखती हैं, डिफरेंट उनके जॉनरा होते हैं। तो लेकिन इनके ये कंफर्म है कि वो अच्छा लिखती हैं। अगर मैच्योर स्टाइल है तो आप कुछ भी लिख दो, आप अच्छा ही लिखोगे, बस ये चीज़ होनी चाहिए। बाकी इनका राइटिंग स्टाइल बहुत मैच्योर है। इकरा सगीर अहमद का राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा है। मतलब कुछ ऐसी राइटर्स हैं जो उस दौर की हैं। नाज़िया कवल मुझे तो अच्छे लगते थे नॉवेल्स तब के दौर में, और मैं उनके बहुत शौक़ से पढ़ती थी। उम्मे मरियम के नॉवेल्स बहुत अच्छे थे। और शॉर्ट नॉवेल्स में फिर मुझे तो नायाब जलानी के मेरे ख्याल लॉन्ग नॉवेल्स भी होंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखती हैं। उनका भी एक तरह से स्टाइल है। सायरा रज़ा का भी एक तरह से स्टाइल होता था, वो भी बहुत मज़े का लिखती थी। लेकिन उनके मैंने ज़्यादा मेरे ख्याल लॉन्ग नहीं पढ़े, शॉर्ट भी मैंने कम ही पढ़े हैं, लेकिन वो अच्छा लिखती हैं। उनकी एक चार क्या कहते हैं कि 4 एपिसोड्स कह लो या 4 शॉर्ट नॉवेल्स कह लो, वो इस तरह से सीरीज़ थी कि हर ईद पर ना
एक वो हर जो कुर्बानी होती थी ना बकरा ईद, उस पर उसकी एक एपिसोड आती थी। हर साल 4 साल तक ऐसे उसने हमें वो एक नॉवल दिया, मतलब करैक्टर वही थे लेकिन 4 साल एक वो आगे अगली उनकी लाइफ के बारे में बताते रहते। तो वो बहुत मज़े का है। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो सायरा के नॉवेल्स में जाकर सुन सकते हैं, क्योंकि उनका मुझे वो बहुत मज़े की लगी थी चीज़। और मैंने नहीं देखा ऐसे, मतलब सायरा का ही मैंने नॉवल ऐसा देखा था और किसी का ऐसा नॉवल नहीं आया। अगर आप लोगों ने सुना हो तो बता सकते हैं वैसे, लेकिन डाइजेस्ट में ऐसा होना मतलब बहुत मज़े की चीज़ थी। तो इस तरह से और भी बहुत सारी राइटर्स हैं जिनके बारे में मैं वक्तन कोशिश करूँगी बताती रहूँ। वैसे अगर आज के दौर में बात करें तो मुझे नीलम रियासत के नॉवेल्स अच्छे लगे हैं, और इसके अलावा मुझे अना अलियास के नॉवेल्स अच्छे लगे। इनमें लिटिल बिट टच है बोल्डनेस का, बोल्डनेस नहीं कह सकती, मतलब उनका आज के दौर के लिखे गए, उनका वो वल्गर चीज़ें नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा, मुझे तो अच्छा लगता है। तो आप लोग ज़रूर सुने। कुछ राइटर लिखती ही बोल्ड हैं, जैसे कि आई थिंक सुमाहा गुल और मुंतहा चौहान और तानिया ताहिर, इनके नॉवेल्स जो मैंने पढ़े हैं वो बोल्ड लिखती हैं। तो उनका एक तरह से अपना स्टाइल है। तो जो ये वाले डाइजेस्ट नॉवेल्स होते हैं मुझे तो यही अच्छे लगते थे ज़्यादा। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।